स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराई। प्रीति को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को पैसे देने के बाद से श्रीमती वर्मा के सभी अंगरक्षकों को आकाश ने हटा दिया था। यहां तक कि घर के नौकरों को भी आकाश ने बदल दिया था, जो हर रोज उन पर नजर रखते थे। जब भी उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, नौकरों ने उन्हें रोक दिया। श्रीवर्ण से नौकर बदलने का उनका अनुरोध बेकार गया, लेकिन आकाश द्वारा उन्हें बाहर जाने से रोकने की बात श्रीवर्ण को बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अगर वह बताती तो उन्हें कारण भी समझाना पड़ता। अगर श्रीवर्ण को पता चला कि उन्होंने प्रीति को मरवाने की व्यवस्था की थी, तो वह बहुत क्रोधित होंगे, क्योंकि प्रीति की दादी डॉक्टर शकुंतला एक चमत्कारिक डॉक्टर के रूप में जानी जाती थी और वह उस महिला के साथ अपने संबंध को बिगाड़ने से डरते थे। श्रीमती वर्मा ने सावधानी से शब्द चुने। वर्ण जी, मैं कोई षड्यंत्र नहीं कर रही। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, इंसान की नीयत कब बदल जाए कौन जाने। अगर आकाश गुप्ता परिवार में शादी करता है तो क्या गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी आकाश को वर्मा परिवार की सारी दौलत छोड़ने देगी? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी गुल बहुत महत्वाकांक्षी है। वह अपने छोटे भाई की जगह गुप्ता परिवार की उत्तराधिकारी बनने पर तुली है। आप ही बताए, इतनी महत्वाकांक्षी महिला भविष्य में एक गुणी पत्नी के रूप में आकाश की मदद कैसे करेगी? वह जरूर आकाश को आरुष के लिए परिवार की संपत्ति छीनने के लिए उकसाएगी। श्रीवर्ण ने माथे पर बल डाला। मुझे नहीं लगता कि बात वहां तक जाएगी। गुप्ता परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनकी बड़ी बेटी आकाश को हमारी संपत्ति छीनने के लिए नहीं उकसाएगी। वे उसे अपने स्टॉक का एक हिस्सा ऐसे ही दे सकते हैं, जो उनके लिए पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी होगा। श्रीमती वर्मा ने पलटवार किया। पैसा किसे ज्यादा लगता है? गुप्ता परिवार कितना भी अमीर हो, वह हमारे वर्मा परिवार की दौलत से मुकाबला नहीं कर सकता। गुल जैसी महत्वाकांक्षी महिला इतनी बड़ी दौलत हाथ से जाने नहीं देगी। वह यकीनन इसे अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहेगी। तब हमारे आरुष का क्या होगा? श्रीवर्ण कुछ हिचकिचाते हुए बोले। उसे अपने बच्चों के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं आकाश से एक लिखित समझौता करवाऊंगा, जिसमें वह विरासत के अपने अधिकार छोड़ने का वादा करेगा। श्रीमती वर्मा ने जवाब दिया। असल में भले ही वे समझौता कर लें, वे अंततः अपना वादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों ना करें? आप आकाश के लिए गुप्ता परिवार की दूसरी बेटी पर विचार करें। दूसरी बेटी में महत्वाकांक्षा की कमी है और वह काफी भोली भी लगती है। वह अपनी बड़ी बहन से ज्यादा मासूम लगती है। नहीं, मैंने कह दिया है, मनोरंजन जगत से जुड़े लोग सवाल से बाहर हैं। श्रीवर्ण ने बिना विचार किए तुरंत मना कर दिया। मासूम दिखना जरूरी नहीं कि वह मासूम हो। मनोरंजन जगत जैसी जगह में रहकर कोई अपनी मासूमियत कैसे बनाए रख सकती है? श्रीमती वर्मा ने तुरंत दूसरी चाल चली। तो फिर क्या गुप्ता परिवार की तीसरी बेटी नहीं है? श्रीवर्ण ने तुरंत अपनी मुद्रा बदल दी और श्रीमती वर्मा को ठंडी नजर से घूरा। तुम बस आकाश को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती है ना? तुमने पहले साफ साफ कहा था कि कुमारी गुप्ता बीमार रहती है और अस्पताल में रहती है। तुम ऐसी महिला को आकाश की पत्नी कैसे बनाना चाहती हो? तुम साफ तौर पर डर रही हो कि वह कहीं बच्चे का पिता न बन जाए, है ना? श्रीमती वर्मा ने जल्दबाजी में जवाब दिया। मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। वर्ण जी, आप सचमुच मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम में से कोई भी कुमारी गुप्ता से नहीं मिला है। मैंने केवल सुनी सुनाई बातें ही सुनी हैं। गुप्ता परिवार इतना अमीर है, उनकी बेटियों की अच्छी देखभाल की जाती होगी। मेरे विचार से तीसरी बेटी के बीमार और अस्पताल में रहने की अफवाह सिर्फ एक झूठी अफवाह हो सकती है। शायद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर वह स्वस्थ होती तो क्या मुझे पता नहीं होता कि गुप्ता परिवार की ऐसी भी कोई बेटी है? अगर वह स्वस्थ होती तो क्या गुप्ता परिवार उसे किसी भी बोझ में अपने साथ नहीं ले जाता? उन पर एक नजर डालने के बाद श्रीवर्ण मुड़े और चले गए। गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी तय हो चुकी है। तुम्हें अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्रीमती वर्मा ने उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में लौटते हुए देखा। उनका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। मुट्ठी भींचकर वह अपने शयन कक्ष में लौट आईं। अपने पोते को पालने में सोते हुए देखकर वह दृढ़ संकल्प से भर गईं। भले ही वह आकाश को मार न सकें, लेकिन वह उसे विरासत के अधिकार खोने पर मजबूर कर देंगी। सबसे महत्वपूर्ण, वह उसे सचमुच गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी से शादी नहीं करने दे सकती। वैसे भी बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। अगर आकाश ने यह घोषणा की कि बच्चा उसका नहीं है, तो इससे क्या होगा? क्या उसे लगता है कि वह आसानी से खुद को अलग कर सकता है? जब तक वह उसकी मां होने के नाते जानबूझकर या अनजाने में श्रीमती गुप्ता को यह बताएंगी कि बच्चा आकाश का है, तो क्या वह तब भी अपनी बेटी को आकाश से शादी करने देंगी? गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी स्वर्ग से मिली हुई महिला थी, एक प्रमुख परिवार की विशेषाधिकार प्राप्त बेटी। सुंदर और प्रतिभाशाली, वह कभी भी सौतेली मां बनने के लिए कैसे सहमत होगी? गुप्ता परिवार। रात का सन्नाटा छाया था, रोशनी नहीं जलाई गई थी, इसलिए बैठक में अंधेरा था। कौशल अपने गाल पर बर्फ की थैली लगाए हुए था। आकाश के शब्द जल्द ही चले जाएंगे अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने माथे पर बल डाला और धीरे से बुदबुदाया, आकाश का ठीक ठीक क्या मतलब था? क्या वह प्रीति के लिए तलाक लेने की योजना बना रहा है? इसीलिए उसने कहा कि उसकी पत्नी और बच्चे जल्द ही चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि अब उसकी पत्नी न हो, लेकिन तलाक के बाद भी बच्चे का अचानक गायब होना असंभव है। एक आवाज अचानक गूंज उठी। यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? कौशल उछल पड़ा और जब उसे एहसास हुआ कि नीचे आ रहा व्यक्ति राजीव गुप्ता था, तो वह तुरंत गुस्से से भर गया। ये सब आपकी गलती है।
आप अपनी वासना पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते, एक नाजायज बेटी को जन्म दिया। अगर आप नहीं होते तो क्या मेरा ये हाल होता? राजीव गुप्ता ने देखा कि उनके बेटे की जबान लड़खड़ा रही थी, इसलिए उन्होंने रोशनी जलाई। फिर उन्होंने देखा कि उनके बेटे का चेहरा सूजा हुआ था, चोट के निशान पड़ रहे थे और होंठ के कोने से खून बह रहा था। यह एक भयानक दृश्य था। वह अपने बेटे के पास जल्दी से गए, अपने बेटे के दोषारोपण की भी परवाह नहीं की और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें किसने पीटा? तुमने इलाज के लिए डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने घाव देखने के लिए बर्फ की थैली पकड़े हुए अपने बेटे का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन कौशल ने गुस्से में उन्हें दूर धकेल दिया। आपकी चिंता की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। तुम्हें मारा किसने? क्या वे नहीं जानते कि तुम गुप्ता परिवार के सदस्य हो? किसकी हिम्मत हुई तुम पर हाथ उठाने की? आप ये पूछने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हैं? प्रीति की वजह से मेरी लड़ाई हुई। अगर आप नहीं होते तो मैं और प्रीति अब तक साथ होते। किसकी हिम्मत होती उस पर नजर डालने की? कौशल बहुत अभिमानी था और यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे आकाश ने एक तरफा पीटा था, इसलिए उसने बस इतना कहा कि उसकी दूसरों के साथ लड़ाई हुई है। हालांकि राजीव गुप्ता का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्या तुम अभी भी प्रीति के साथ वापस आने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वह तुम्हारी बहन है। मुझे ऐसी चीजों से मूर्ख मत बनाओ। मेरी केवल 2 बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन और दूसरी बहन। मैं किसी और को नहीं पहचानता। बेशक मैं प्रीति के साथ नहीं रहूंगा, वह आपकी नाजायज बेटी है। उसे अब देखकर ही मेरा मन खराब हो जाता है। राजीव गुप्ता ने सुना कि उनका बेटा कैसे पल पल में बात बदल रहा था। एक पल वह प्रीति को जाने नहीं देना चाहता था, अगले ही पल वह उससे नफरत कर रहा था। वह जानता था कि उनका बेटा अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आह भरी, अपनी आवाज धीमी की और कहा, तुम्हें भविष्य में उससे अच्छी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। कल सारी खबर में यही था। मैंने तुम्हें और अपूर्व परिवार के उस बच्चे को बार में प्रीति के लिए लड़ते हुए देखा। मनोरंजन की गपशप में तुम दोनों के बीच उसकी वजह से ईर्ष्या की बातें चल रही थी। ये ठीक नहीं है। तुम उसके साथ ऐसे किसी भी घोटाले में शामिल नहीं हो सकते। कौशल अत्यधिक हताश था। क्या आपको लगता है कि मैं ये चाहता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रीति वह पहले से ही मुझसे प्यार करती है। राजीव गुप्ता स्तब्ध रह गए। तुमने क्या कहा? आपने सही सुना, वह मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। कौशल के चेहरे का आधा हिस्सा, जिस पर बर्फ लगाई गई थी, सुन्न हो रहा था। उसने दूसरी तरफ बर्फ लगाना शुरू किया। जैसे ही बर्फ की थैली उसकी त्वचा को छूती, उसे इतना दर्द होता कि वह अपने दांत भींच लेता। हालांकि उसका लहजा अकथनीय मिठास और उदासी से भरा था। मैं बहुत सुंदर हूँ और मैंने उसकी पहचान जानने से पहले उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। ये तर्कसंगत है कि वह मुझ पर फिदा हो जाएगी। यह उसकी गलती नहीं है। वह कुछ नहीं जानती थी। उसने आज मेरे लिए स्टैंड भी लिया, मेरी बेगुनाही साबित की। जिस पल उसने स्टैंड लिया, वह शांत और सुंदर थी, सचमुच पसंद करने लायक थी। अफसोस, ये दुख की बात है कि मैं उसे निराश करने के लिए किस्मत में हूँ। पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि हम भाई बहन हैं तो वह रोते हुए कैसी लगेगी। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही मुझे दया आ रही है। राजीव गुप्ता के माथे पर कसकर बल पड़ गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके तुम्हारे लिए भावनाएं नहीं हो सकती। तुम्हें उससे दोबारा मिलने की इजाजत नहीं है। उसे जल्दी से तुम्हें भूलने दो। कौशल भड़कने ही वाला था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी सारी गालियां वापस निगल लीं और कमजोर होकर बोला, क्या आपको लगता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ? आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह कितनी भोली और मूर्ख है, और उसके चेहरे को देखकर हर आदमी के मन में बुरे इरादे आते हैं। अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी सुरक्षा नहीं करूंगा तो वह उन बदमाशों द्वारा जिंदा खा ली जाएगी। राजीव गुप्ता इस बिंदु पर चुप हो गए। वह प्रीति की सुंदरता के विनाशकारी प्रभाव से अच्छी तरह वाकिफ थे। आखिरकार वह उसकी मां के सुंदर हमले का विरोध नहीं कर पाए थे और तुरंत हार मान ली थी। उसे अपना बनाने के लिए हर उपाय कर रहे थे। उनके बेटे के लिए अब तक सहना आसान नहीं था। चूंकि वह उनकी बेटी थी, वह नहीं चाहते थे कि प्रीति के साथ कोई दुर्घटना हो। तो फिर तुम्हें उसे गुप्त रूप से सुरक्षित रखना चाहिए, बिना उसके ध्यान दिए। कौशल ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। ठीक है, क्या वह कल फिर तुम्हारे दादाजी का इलाज करने आ रही है? हाँ। क्या आप उसे रोकेंगे? नहीं, तुम्हारे दादाजी का पैर का इलाज जारी रहना चाहिए। इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक तुम तुम्हारे दादाजी के पास नहीं जाते। समझ गया, मैं नहीं जाऊंगा। कौशल बुरे मूड में था, आह भरते हुए बोला। दादाजी जब से उससे मिले हैं तब से लगातार प्रीति का जिक्र कर रहे हैं। काश प्रीति उनकी पोती होती। और यहाँ हम हैं, उनकी इच्छा पूरी हो गई है। अगर उन्हें पता होता कि प्रीति उनकी पोती है तो शायद वह इतने खुश होते कि अपनी व्हीलचेयर से खड़े हो जाते। मैंने अभी तक प्रीति की पहचान उजागर करने की योजना नहीं बनाई है, और तुम्हें भी यह बात तुम्हारे दादाजी के सामने नहीं फिसलने देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इस मामले पर अपना मन नहीं बनाया है। कौशल ने उन्हें तिरस्कार भरी नजर से देखा, मजाक उड़ाते हुए। आप दादाजी के पता चलने से नहीं डरते, आप मेरी माँ के पता चलने से डरते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपकी एक और नाजायज बेटी है तो वह आपको नहीं छोड़ेंगी। आपके आराम के दिन खत्म हो जाएंगे। राजीव गुप्ता हालांकि अपने बेटे द्वारा उपहासित किए गए थे, उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि बस जवाब दिया। अपनी आवाज धीमी करो। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें सुन ले? ये तुम्हारी माँ से डरने की बात नहीं है। मैं इस परिवार को बचाना चाहता हूँ। कौशल ने नाक सिकोड़ी। अगर आप सचमुच इस परिवार को लेकर चिंतित होते तो आपकी एक के बाद एक नाजायज बेटी नहीं होती। हमें पहले से ही 2 के बारे में पता है, कौन जानता है कि और कितनी है। क्या आपने अपनी जवानी में किए गए सभी खिलवाड़ों से मेरी माँ को सही ठहराया? वह सब अतीत की बातें हैं। पुरानी शिकायतों को लाना बंद करो। राजीव गुप्ता बड़े होने के बाद उन्होंने परिवार और बच्चों के महत्व को महसूस किया। इस प्रकार वह घर में शांति भंग करने के लिए अनिच्छुक थे। प्रीति का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। मैंने इन सालों में कभी उसके साथ जन्मदिन नहीं मनाया है और मैं उसे गुप्ता परिवार में वापस स्वीकार भी नहीं कर सकता।
तो मैं इस जन्मदिन पर उसकी भरपाई करूंगा। आप उसकी भरपाई के लिए उसे क्या देने जा रहे हैं? राजीव गुप्ता ने उस समय के बारे में सोचा जब उसने उनका तोहफा लेने से मना कर दिया था और विचार किया, बस उसे सीधे पैसे दो, तुम्हारे दादाजी के नाम पर। ऊपरी तौर पर हम कहेंगे कि यह तुम्हारे दादाजी के पैर का इलाज करने के लिए धन्यवाद है, तभी वह इसे स्वीकार करेगी। ठीक है, लेकिन आप उसे कितना देने की योजना बना रहे हैं? 5 करोड़। कौशल की आंखें चौड़ी हो गईं। आप इतने कंजूस क्यों हैं? वह बहुत कम है। तो 10 करोड़, मैं ज्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूं, लेकिन अगर मैं ज्यादा दूंगा तो उसे संदेह होगा और वह इसे स्वीकार करने से बहुत डरेगी। 10 करोड़ लगभग कौशल का साप्ताहिक भत्ता था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, यह मुश्किल से स्वीकार्य है। अगले दिन सुबह 9 बजे प्रीति श्री गुप्ता के विला में पहुंची। कई बार आने के बाद वह जानती थी कि श्री गुप्ता और उनके 2 बेटे एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन परिवार के विला सभी आसपास थे, इसलिए 2 बेटे और बहुएं अक्सर उनकी देखभाल के लिए आते थे। आज श्री गुप्ता के इलाज के लिए उनके साथ अभी भी राजीव गुप्ता थे, जिन्हें बहुत व्यस्त होना चाहिए। प्रीति ने राजीव गुप्ता के कंप्यूटर को हैक कर लिया था और गुप्ता ग्रुप के आंतरिक नेटवर्क में भी सेंध लगा ली थी। वह जानती थी कि राजीव गुप्ता का कार्यक्रम वास्तव में बहुत भरा हुआ था। राजीव गुप्ता श्री वर्ण जैसे नहीं थे। श्री वर्ण ने अधिकांश मामलों को अपने बेटे को सौंप दिया था, जबकि राजीव गुप्ता अपने बेटे की अक्षमता के कारण अधिकांश मामलों को खुद संभालते थे और केवल एक छोटा सा हिस्सा अपनी बड़ी बेटी गुल को सौंपते थे। उनका कार्यक्रम आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता था। इतना व्यस्त आदमी श्री गुप्ता के इलाज के लिए साथ रहने की जिद कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह विशेष रूप से आज्ञाकारी थे। आखिरकार यह उनका दूसरा बेटा था जो शुरू में श्री गुप्ता के इलाज के लिए अस्पताल में उनके साथ आया था। इस प्रकार प्रीति ने अनुमान लगाया कि राजीव गुप्ता के इलाज के लिए उनके साथ रहने का असली कारण उसे देखना था। पूरा थेरेपी सत्र उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ा। श्री गुप्ता ने हमेशा की तरह उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसके बोनस में वृद्धि की और उसे चाय की पत्तियां भी भेंट की। प्रीति ने यह पता लगा लिया था, बुजुर्ग श्री गुप्ता उन लोगों को पसंद करते थे जो विनम्र और स्थिर चरित्र के थे। जब तक वे उनकी उपस्थिति में सम्मानजनक और कर्तव्यनिष्ठ थे, वह उदारता से उन्हें पुरस्कृत करते थे। श्री गुप्ता को कौशल जैसे लोग नापसंद थे जो अधीर और उग्र थे। राजीव गुप्ता ने भी उसकी प्रशंसा की, लेकिन प्रीति उनके प्रति उदासीन थी। उन्होंने कुछ भी कहा, उन्हें उनका पूरा व्यवहार बेईमान लगा। उनकी आंतरिक सुंदरता और शिष्टता के बावजूद प्रीति व्हीलचेयर पर बैठे अक्सर चिड़चिड़े श्री गुप्ता से उनकी तुलना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कौशल उस दिन थेरेपी सत्र के दौरान मौजूद नहीं था। अकेले यही पुष्टि करने के लिए काफी था कि उसने राजीव गुप्ता से कुछ नापसंदीदा सीखा था और इस तरह उससे बचना शुरू कर दिया था। फिर भी राजीव गुप्ता ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, अपने चेहरे पर एक अप्रभावित मुस्कान बनाए रखी। वह एक दिखावटी बाग जैसा होना चाहिए, सतह पर पहुंचने योग्य दिखना, लेकिन भीतर ही भीतर गहरी साजिशें करना। जब थेरेपी सत्र समाप्त हो गया और प्रीति जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वह अप्रत्याशित रूप से एक महिला से टकराई जो अपने हर इंच से भव्यता बिखेर रही थी। महिला की असाधारण रूप से अच्छी देखभाल की गई थी। हालांकि उसकी विशेषताएं औसत थीं, लेकिन उसका शानदार व्यवहार उसकी उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाता था। इस आभा ने उसकी सामान्य विशेषताओं को असाधारण वर्ग की अभिव्यक्ति में बदल दिया। गुप्ता परिवार के हाउसकीपर और नौकरों को सम्मानपूर्वक उसे पहली मैडम कहकर संबोधित करते हुए सुनकर प्रीति जान गई कि यह राजीव गुप्ता की पत्नी जयश्री गुप्ता थी। हालांकि जैसे ही जयश्री गुप्ता बैठक में दाखिल हुई और प्रीति पर नजर पड़ी, उनका चेहरा अचानक बदल गया और वह जम गईं। उन्हें खुद को संभालने में पूरा आधा मिनट लगा। सबसे पहले उन्होंने श्री गुप्ता के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान किया और अपने साथ लाए ताजे फल नौकरों को सौंप दिए, उन्हें धोकर श्री गुप्ता को परोसने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने तेजी से राजीव गुप्ता को देखा और प्रीति की ओर इशारा करते हुए पूछा, राजीव, ये कौन है? उस सुबह उनके अप्रत्याशित दौरे से हैरान राजीव गुप्ता ने थोड़ी देर की घबराहट के बाद अपना शांत व्यवहार फिर से हासिल कर लिया और जवाब दिया, ये डॉक्टर प्रीति हैं जो पिताजी के पैर का इलाज कर रही हैं। जयश्री गुप्ता ने प्रीति को सिर से पांव तक नापा और मुस्कान के साथ कहा, तो ये पिताजी की डॉक्टर हैं। ये कई साल पहले पिताजी की निजी डॉक्टर से अद्भुत समानता रखती हैं। क्या इत्तेफाक है कि वह न केवल समान दिखती हैं बल्कि उसी पेशे का भी पालन करती हैं। एक पल के लिए मैं चौंक गई। मैंने सोचा इतने सालों के बाद भी उनकी उम्र नहीं बढ़ी और वह अभी भी 20 की उम्र में थी। बिना किसी परेशानी के राजीव गुप्ता ने एक आश्वस्त करने वाले लहजे में जवाब दिया, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। डॉक्टर प्रीति पिताजी की पिछली निजी डॉक्टर की बेटी हैं। उन्हें इत्तेफाक से अपने परिवार की चिकित्सा कौशल विरासत में मिली और इस प्रकार वह पिताजी के पैर को ठीक कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां ने किया था। जयश्री गुप्ता की मुस्कान क्षण भर के लिए सख्त हो गई। जल्दी से फिर से उभरते हुए उन्होंने कहा, मैं समझ गई। डॉक्टर प्रीति अपनी मां की तरह ही जवान और सुंदर हैं और चिकित्सा कौशल में भी उतनी ही कुशल हैं। क्या आपकी वंश परंपरा ऐसी ईर्ष्या योग्य बेटियों को पैदा करने में माहिर है? कितनी प्रशंसनीय बात है। उनकी आखिरी टिप्पणी विशेष रूप से प्रीति की ओर निर्देशित थी। किसी कारण से प्रीति को उनके ईर्ष्या योग्य बेटियों कहने पर असहज महसूस हुआ, लेकिन जयश्री गुप्ता के मुस्कुराते हुए चेहरे से पता चलता था कि वह केवल सामान्य बातचीत में लगी थी जिसमें कोई छिपी हुई मंशा नहीं थी। प्रीति ने अपनी विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। अपने शुरुआती सालों से ही मैं चिकित्सा ज्ञान की एक मामूली मात्रा के संपर्क में रही हूँ, अत्यधिक कुशल होने से बहुत दूर हूँ और श्री गुप्ता का इलाज करने का अवसर विशुद्ध रूप से आकस्मिक है। मैं गुप्ता परिवार के बच्चों के मुकाबले फीकी पड़ जाती हूँ। युवा कौशल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और चतुर हैं, जो मुझे विश्वास है कि आपके सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन से आता है। उनका आशाजनक भविष्य सुनिश्चित है। वास्तव में यह आप हैं जो एक मां के रूप में ईर्ष्या के योग्य हैं।
उन्हें सुनने के बाद जयश्री गुप्ता का चेहरा कुछ हद तक हैरान लग रहा था। देवपुर में कौन नहीं जानता था कि उनका बेटा कौशल एक पूर्ण निकम्मा था। चतुर, उसमें जरा भी बुद्धिमत्ता नहीं थी। फिर भी प्रीति ने जोर देकर कहा कि वह चतुर था और कि उन्होंने उसे सिखाया, जो स्पष्ट रूप से एक जबरदस्त ताना था। फिर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनका लहजा जितना हो सकता था उतना ईमानदार था। उनकी आंखें इतनी साफ थी कि कोई भी उन पर कोई गलती नहीं लगा सकता था। जयश्री गुप्ता का लहजा स्पष्ट था जब उन्होंने कहा, आप और आपकी माँ काफी अलग हैं। वह शांत थी और ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन आप काफी वाक्पटु हैं। प्रीति अभी भी हल्के से मुस्कुराए। इन सभी वर्षों के बाद भी ये प्रशंसनीय है कि आपको मेरी माँ का स्वभाव अभी भी याद है। आप वास्तव में विचारशील हैं। बेशक मुझे तुम्हारी माँ याद है। वह हमारे गुप्ता परिवार के घर में आधे साल तक रही थी। हम बहनों की तरह थे। जैसे कि प्रीति के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझते हुए जयश्री गुप्ता ने कृपालुता से पूछा, लेकिन आप बुजुर्ग का इलाज क्यों कर रही हैं? आपकी माँ कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? आप इसे कैसे भी देखें, उनका चिकित्सा कौशल आपसे बेहतर होना चाहिए। अगर वह यहाँ इलाज करने आती तो बुजुर्ग शायद तेजी से ठीक हो जाते। प्रीति ने उन्हें चुपचाप देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान चली गई थी। जब उन्होंने पूछा तो जयश्री गुप्ता के चेहरे पर कोई असामान्य अभिव्यक्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी माँ की मृत्यु से अनजान थी। प्रीति ने धीरे से कहा, मेरी माँ का देहांत हो गया है, इसलिए मैं बुजुर्ग का इलाज कर रही हूँ। जयश्री गुप्ता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या, मर गईं? कैसे? क्या हुआ? मुझे याद है कि वह हमेशा अच्छी सेहत में थी और वह खुद एक डॉक्टर थी। क्या उन्हें लंबी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए थी? यह एक दुर्घटना थी। प्रीति ने जयश्री गुप्ता की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। फुसफुसाते हुए, इलाज के दौरान एक मरीज ने उन्हें मार डाला था। आज तक मैं अभी भी नहीं समझती कि उस मरीज ने उन्हें क्यों मारना चाहा। मैं अभी भी घटना के पीछे की सच्चाई की तलाश कर रही हूँ। उन्होंने जानबूझकर हत्यारे की जांच करने के अपने इरादे का संकेत दिया, लेकिन जयश्री गुप्ता की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी हैरान दिखते हुए उन्हें गहरी आह भरने और उन्हें बताने में कुछ समय लगा। संवेदनाएं, ये सब अतीत की बात है। अगर तुम्हारी माँ अब तुम्हें इतना सुंदर और सक्षम देख पाती तो उन्हें निश्चित रूप से सांत्वना मिलती। प्रीति ने सिर हिलाया, गुप्ता परिवार के तीनों लोगों को अलविदा कहा और चली गईं। बुजुर्ग के पैर के इलाज के बारे में पूछने के बाद जयश्री गुप्ता राजीव गुप्ता की कार से चली गईं। कार में माहौल बहुत भारी था। जयश्री गुप्ता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और उन्होंने एक उदास अभिव्यक्ति धारण कर रखी थी। उनकी आंखें चाकू की तरह राजीव गुप्ता पर टिकी थीं। इससे पहले कि वह फट पड़ती, राजीव गुप्ता ने जल्दी से कहा, डॉक्टर प्रीति को मैंने नहीं बल्कि हमारे पिताजी और मेरे छोटे भाई ने पेश किया था। वह यहाँ केवल पिताजी के पैर का इलाज करने के लिए हैं। एक बार वह हो जाने के बाद वह और नहीं आएंगी। दांत पीसते हुए जयश्री गुप्ता ने उपहास किया। क्या इत्तेफाक है कि उनका उपनाम प्रीति है। वह बेशर्म महिला, वह तुम्हें कभी नहीं भूली, यहाँ तक कि जिस आदमी को उसने चुना उसका भी तुम्हारे जैसा ही उपनाम है। तुम फिर शुरू हो गई। इतने साल बीत गए, तुम इसे जाने क्यों नहीं देती? उसकी बेटी का उपनाम प्रीति होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसका मेरे नाम से कोई लेना देना नहीं है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। जयश्री गुप्ता की आवाज तुरंत तीखी हो गई। वह लगभग चिल्लाईं। तुम मुझसे इसे जाने देने की उम्मीद कैसे करते हो? तुम उस महिला के लिए मुझे तलाक देना चाहते थे। उस समय मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटियों को जन्म दिया था और अपने गर्भ में हमारे बेटे को लिए हुए थी। लेकिन तुम्हें हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। तुम जोर दे रहे थे कि मुझे तलाक दो और उससे शादी करो। अगर मैं इसे जाने दे सकती तो मैं संत होती। राजीव गुप्ता ने सामने बैठे ड्राइवर पर एक नजर डाली। ये देखकर कि ड्राइवर बिना किनारे देखे गाड़ी चला रहा था, वह अपनी आवाज धीमी करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या तुम घर पहुंचने तक थोड़ा और सब्र नहीं कर सकती और फिर इस पर चर्चा नहीं कर सकती? नेहा दहाड़ उठी। उसकी तीखी आवाज लगभग जयंत के कान के पर्दे फाड़ रही थी। उस कलंक और उसके नाजायज बच्चे को तुरंत गुप्ता परिवार से बाहर निकालो। मैं उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मुझे घिन आती है। जयंत ने अनैच्छिक रूप से अपनी भौहें से कुड़ी। तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या इस मामले में मेरा अंतिम निर्णय होगा? वह मेरे इलाज के लिए नहीं बल्कि हमारे पिताजी के इलाज के लिए यहाँ आए हैं। मुझे परवाह नहीं उसने किसके इलाज के लिए यहाँ आना है, मुझे बस उसे गुप्ता परिवार से बाहर चाहिए। बस करो, अपना गुस्सा शांत रखो। तुम खुद को इतना परेशान क्यों कर रही हो कि उसके गुप्ता परिवार से जाने से पहले ही तुम्हारी जान निकल जाए? नेहा की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। जयंत, क्या तुम मेरी मौत का श्राप दे रहे हो? जयंत को सिरदर्द महसूस होने लगा। नहीं, तुम बेतुकी बातें कर रही हो। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन वह कुतिया जिसे तुम इतना प्यार करते हो वह मर चुकी है। अब उसकी सुंदरता किस काम की? वह मर चुकी है। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यही उसके लायक था। वह मरने लायक थी। एक कलंक की जिंदगी जीने वाली कलंक। उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। जयंत के चेहरे पर भाव धीरे धीरे जम गए। उसकी नजरें ठंडी हो गईं और उसकी आवाज से गर्मजोशी चली गई। मुझे पता है वह मर चुकी है। तुम्हें इतनी बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम काफी डांट चुकी हो। वह बहुत पहले जा चुकी है। उसका जिक्र करना बंद करो। उसके चेहरे में अचानक आए बदलाव और उस कठोर उन्मादी लहजे को देखकर जो कि उससे बिल्कुल अलग था, नेहा के दिल में अचानक एक दर्द उठा। वह शुरू में कोसती रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जयंत की नजरें ठंडी होती गईं, उसने आखिरकार अपना गुस्सा दबा लिया और प्रीति की मां की दुखद मौत के बारे में बात करना बंद कर दिया। हालांकि उसने बात करना बंद कर दिया, लेकिन वह कार में रोने लगी। पहले वह केवल दबी हुई सिसकियां ले रही थी, लेकिन फिर वह दहाड़ मारकर रोने लगी, अपनी सारी शिकायतें और असंतोष बाहर निकाल रही थी। जयंत, हालांकि कुछ भी सुनता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, उसे रोने दिया। वह पहले ही अपना पैड चालू कर चुका था और काम करना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल को ध्यान से देख रहा था।
अगर गुल ये दृश्य देखता तो उसे निश्चित रूप से अपने पिता बहुत अजीब लगते, उसकी यादों के पिता जैसे नहीं। लेकिन नेहा के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। 24 साल पहले जयंत ने उसके साथ ठीक ऐसा ही व्यवहार किया था। उसे कभी पता नहीं चला था कि उसके बगल में लेटा हुआ आदमी इतना उदासीन हो सकता है। उसे कभी पता नहीं चला था कि उसका पति दिल का इतना निर्दयी हो सकता है। सारा प्यार और मिठास झूठ थे। वह उससे प्यार नहीं करता था, उसे डॉक्टर शिवानी नाम की एक डॉक्टर से प्यार हो गया था और उसने उसके लिए तलाक का प्रस्ताव रखा था। उसने इनकार कर दिया और अभी की तरह जयंत उसके प्रति ठंडा हो गया, उससे दोबारा एक शब्द भी बोलने से इनकार कर दिया। जब जयंत ने उससे शादी की थी तो ये सिर्फ उसके परिवार की शक्ति के लिए था और वह उसे परिवार के उत्तराधिकार सुरक्षित करने में कैसे मदद कर सकती थी। उस समय जयंत एक प्रसिद्ध आवारा था, एक के बाद एक महिलाओं के साथ कभी नहीं रुकता था। लेकिन उसका भाई अंश एक अनुकरणीय बेटा था। अंश न केवल मेहनती और परिश्रमी था उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ, बल्कि वह पारिवारिक व्यवसाय की भी गहराई से परवाह करता था। जब जयंत महिलाओं के साथ बाहर खेल रहा था, अंश दिन रात श्री गुप्ता परिवार के मुखिया के पीछे लगा रहता था, व्यावसायिक यात्राओं पर जाता था, बैठकों में शामिल होता था और सभी प्रकार के संकटों से निपटता था। इसके अलावा अंश बहुत आज्ञाकारी था। जब श्री गुप्ता ने उसके लिए शादी तय की तो उसने बिना किसी आपत्ति के सहमति दे दी और अपने पिता की इच्छा के अनुसार जल्दी से शादी कर ली। लेकिन जयंत ने कभी अपने पिता की बात नहीं सुनी। श्री गुप्ता द्वारा तय किए गए सभी विवाह प्रस्तावों को उसने विफल कर दिया। उसकी उस समय की अयाशी अब के गुल से भी बदतर थी। हालांकि जब श्री गुप्ता ने परिवार और कॉर्पोरेशन में सब कुछ अंश को सौंपने और जयंत को सभी वित्तीय सहायता बंद करने का फैसला किया तो जयंत को आखिरकार होश आया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सब कुछ खो दिया तो महिलाएं उसे छोड़ देंगी। पैसे के बिना वह अब एक भव्य टाइकून की भूमिका नहीं निभा सकता था। उस समय कई लोगों को पहले ही पता चल गया था कि श्री गुप्ता का इरादा गुप्ता परिवार को अपने दूसरे बेटे को सौंपने का है, इसलिए उन्होंने अंश को जीतने के लिए अपनी राह से हटकर काम किया। भले ही अंश विवाहित था, महिलाएं एक के बाद एक उसके पास आती रहीं। उनमें वे महिलाएं भी थीं जिन्होंने कभी जयंत को खुश करने की बेताबी से कोशिश की थी। जयंत रातों रात परिवार का एक अनुपस्थित बेदखल बन गया। वह इतना दिवालिया हो गया था कि बाहर खाना खाते समय उसे भोजन का खर्च वहन न करने के लिए मजाक उड़ाया गया। इस स्पष्ट विरोधाभास ने उसे अपने व्यवहार पर सोचने के लिए मजबूर किया, जिससे वह सुधार करने और नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने तुच्छ महिलाओं के साथ संबंध तोड़ दिया और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ नेहा परिवार की इकलौती बेटी का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी समय के आसपास अंश का एक कार दुर्घटना हुई और वह साल के बेहतर हिस्से के लिए अस्पताल में भर्ती रहा। जयंत अपने भाई की जगह पर आया, अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, कॉर्पोरेशन के मामलों का प्रबंधन करने और उनकी ओर से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में उनकी मदद की। उसकी पीने की क्षमता अद्भुत थी, जिससे श्री गुप्ता को राहत मिली, जिन्हें अपने पैरों में लकवा के कारण शराब का सेवन सीमित करना पड़ा था। जयंत के उपस्थित होने से सामाजिक व्यस्तताओं को संभालना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा जयंत का मामलों को संभालने का तरीका अंश के कठोर दृष्टिकोण से अधिक सहज था। वह पुरुषों की सामान्य कमजोरियों को समझता था और महिलाओं को महत्वपूर्ण मोहरों और उपकरणों के रूप में इस्तेमाल करता था। दुनिया में कम ही पुरुष थे जो खूबसूरत महिलाओं से प्यार नहीं करते थे। जयंत अनगिनत महिलाओं के साथ रहा था, ये समझते हुए कि किस तरह की महिला किस तरह के आदमी को प्रभावित कर सकती है और यहाँ तक कि कुछ पुरुषों को अन्य पुरुषों द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए उसकी रणनीतियां हमेशा सटीक होती थीं। जल्द ही श्री गुप्ता ने पाया कि सहयोग के लिए बातचीत करने के लिए अपने बड़े बेटे को लाना उनके दूसरे बेटे के साथ होने की तुलना में कहीं अधिक सफल रहा। सहयोग अत्यंत स्थिर थे, समझौते के उल्लंघन के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसने जयंत को महत्व देना और उसे तराशना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जयंत ने अपने तरीके बदल लिए थे। वह भोग विलास के जीवन में लिप्त नहीं था, उसके बारे में कोई नकारात्मक खबर नहीं थी। वह अपनी औपचारिक उच्च वर्गीय प्रेमिका को घर लाया और अपने पिता से उनकी शादी को मंजूरी देने के लिए कहा। श्री गुप्ता कैसे सहमत नहीं हो सकते थे। नेहा परिवार जाने माने और सम्मानित थे। नेहा के दादा एक प्रसिद्ध राजनयिक थे, उनकी दादी एक श्रद्धेय शिक्षिका, उनके पिता एक वास्तुकार जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, उनकी अपनी वास्तुकला कंपनी थी और उनकी मां अनामिका परिवार से थी जो अर्थशास्त्र और व्यापार मंत्री थे। ऐसा परिवार गुप्ता परिवार जितना अमीर नहीं हो सकता था, लेकिन प्रतिष्ठा और विरासत के मामले में ये किसी भी तरह से हीन नहीं था। इसके अलावा चूंकि नेहा परिवार की इकलौती संतान थी, इसलिए परिवार की संपत्ति और संसाधनों के लिए भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा का कोई सवाल ही नहीं था। नेहा परिवार की सारी संपत्ति उसकी थी। जयंत को अच्छी शक्ल का आशीर्वाद मिला था। वह लंबा था, जिसके चेहरे की विशेषताएं सुव्यवस्थित थीं। उसकी आंखें, विशेष रूप से जब वह किसी की नज़र से मिलती थी तो इतनी प्यारी लगती थी कि वे आसानी से उनमें खो सकते थे। अपनी लाभप्रद सामाजिक स्थिति को देखते हुए नेहा ने सोचा कि भले ही जयंत शादी से पहले थोड़ा अस्थिर रहा हो, शादी के बाद उसे निश्चित रूप से उसके द्वारा कसकर नियंत्रित किया जाएगा और वह खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसने बिना किसी आरक्षण के उससे शादी कर ली। दुर्भाग्य से उसने खुद को गंभीरता से अधिक महत्व दिया। शादी के तुरंत बाद जयंत ने फिर से महिलाओं की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इस बार वह जानता था कि उसे दिखावा बनाए रखना है और अपने कारनामों में बहुत समझदार था। नेहा उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी समझदारी के बावजूद भी उसके कार्यों को नोटिस किया और इस पर उससे कई बार बहस की। हर बार जयंत वादा करता था कि यह आखिरी बार होगा और वह केवल उससे प्यार करता है। दूसरी महिलाएं केवल सामाजिक दायित्वों के लिए थीं। वास्तव में जब उसे पता चलता था तो वह इन महिलाओं से संपर्क तोड़ देता था और अपने पारिवारिक जीवन में लौट आता था, जब तक वह डॉक्टर शिवानी से नहीं मिला। डॉक्टर शिवानी उन महिलाओं से अलग थी जिनके साथ वह पहले रहा था। उसने 3 महीने तक उसका पीछा किया बिना सफलता के, क्योंकि डॉक्टर
शिवानी इस बात से परेशान थी कि वह विवाहित था, इसलिए उसने जल्दबाजी में तलाक का प्रस्ताव रखा। नेहा को विश्वास नहीं हुआ। वह रोई, हंगामा किया और यहाँ तक कि अपने उच्च वर्गीय शिष्टाचार को छोड़कर उससे विनती भी की, लेकिन सब व्यर्थ था। जयंत तलाक के लिए दृढ़ था। सबसे ठंडी नज़र और सबसे कठोर शब्दों के साथ उसने उसे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई, जैसे कि वह कचरा हो जो उस महिला तक उसके रास्ते को बाधित कर रहा हो जिसे वह वास्तव में प्यार करता था। पीछे मुड़कर देखते हुए नेहा अपने आंसू नहीं रोक सकी, लेकिन उसके बगल का आदमी उदासीन बना रहा। वह खुद को रोक नहीं पाए और कहा, क्या तुम पूछोगे नहीं कि मैं आज सुबह इतनी जल्दी ससुर जी से मिलने क्यों आई? जयंत वास्तव में थोड़ा हैरान था, लेकिन अभी उसका दिल उसके रोने से परेशान महसूस कर रहा था। उसे उससे बात करने का मन नहीं था, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक बार जब उसने जवाब दिया तो वह फायदा उठाएगी और अपनी बड़ी मिस का मिजाज ढीला कर देगी। उसके लिए संभालना मुश्किल होगा। हालांकि नेहा को परवाह नहीं थी कि उसने जवाब दिया या नहीं। उसने खुद से कहा, मैंने सुना है कि हमारा बेटा हाल ही में किसी मेडिकल क्लिनिक की एक महिला डॉक्टर पर मोहित हो गया है। ये डॉक्टर ससुर जी का इलाज करने आई है, इसलिए मैं विशेष रूप से ये देखने आई थी कि किस तरह की महिला डॉक्टर ने मेरे बेटे को मोहित कर लिया है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारी पुरानी प्रेमिका की बेटी होगी। जयंत, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, ये काफी बुरा है, लेकिन क्या तुम हमारे इकलौते बेटे को भी नुकसान पहुंचाने वाले हो? तुमने मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में नहीं बताया, और क्या तुम्हें उसकी हमारे बेटे को बहकाने की चिंता नहीं है? वह प्रीति हमारे गुल के लायक भी नहीं है। उसकी अच्छी दिखने वाली सूरत के अलावा उसके पास और क्या है? जिस महिला से हमारा बेटा शादी करेगा वह एक अच्छे परिवार की महिला होनी चाहिए। वह निश्चित रूप से उस नीच औरत की नीच संतान नहीं हो सकती। आखिरकार जयंत ने उसकी ओर देखा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं गुल को प्रीति से शादी करने कैसे दे सकता हूँ? गुल तो उसे पसंद भी नहीं करता। तुम किसकी सुन रही हो? इस तरह की निराधार अफवाहें फैला रही हो। बेशक ये तुम्हारे छोटे भाई अंश ने कहा था। जयंत ने भौहें से कोड़ी। वह अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो खुद जाकर उससे पूछ लो। क्या तुम्हें वास्तव में उसकी बातों पर भरोसा है? वह जानबूझकर झगड़ा भड़का रहा है। मैं फिर से कहूंगा, गुल प्रीति को पसंद नहीं करता। नेहा ने उपहास किया, चाहे वह परेशानी खड़ी कर रहा हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मैं तुम्हारे द्वारा अभी भी अंधेरे में रखी जाती। अगर हमारा बेटा नहीं जानता कि प्रीति किस तरह की व्यक्ति है तो क्या तुम नहीं जानते? तुम उसे बाहर क्यों नहीं निकालते? उसे मेरे बेटे को बर्बाद क्यों करने देते हो? जयंत बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रीति मेरे पिताजी के पैर का इलाज करने के लिए यहाँ आई है। वह उनकी डॉक्टर है, मेरी नहीं। मैं उसे कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? साथ ही अगर मैंने किया तो क्या तुम मेरे पिताजी का इलाज करोगी? उसका और हमारे बेटे का कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या तुम इस पर झगड़ा करना बंद कर सकती हो? तुम खुद को बरी करने में काफी अच्छे हो। नेहा ने नाराजगी से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम उसे जाने के लिए कहने को तैयार नहीं हो तो मैं खुद करूंगी। क्या तुम इतनी लापरवाह होना बंद नहीं कर सकती? अगर तुम उसे भगा देती हो तो पिताजी के पैर का क्या होगा? उसके पैर में आखिरकार ठीक होने की कुछ उम्मीद दिखाई दी है। अपने निजी इच्छाओं की खातिर क्या तुम उनकी उम्मीद को नष्ट कर रही हो? तुम इतनी वाकपटुता से बोलते हो, कौन जानता है कि क्या वह वास्तव में मेरे ससुर जी की स्थिति का इलाज कर सकती है? शायद वह तुम सभी को धोखा दे रही है। वह बस मेरे बेटे के साथ संबंध बनाने और गुप्ता परिवार में शादी करने की कोशिश कर रही है। मैं उसकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगी। प्रीति की कोई योजना नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम एक छोटी पीढ़ी के साथ झगड़ा करना बंद कर सकती हो? पिताजी के पैर में वास्तव में कुछ सुधार दिखाया गया है, यह एक तथ्य है। प्रीति ने झूठ नहीं बोला। तुम बस उसके प्रति बहुत पक्षपाती हो, इसलिए तुम उसके चिकित्सा कौशल पर विश्वास नहीं करती। नेहा ने मजाक उड़ाया, शायद तुम बस उसके प्रति बहुत पक्षपाती हो, इसलिए तुम सोचते हो कि उसका चिकित्सा कौशल शानदार है। मैं उस चुड़ैल के चालों को देख सकती हूँ। वह ससुर जी का इलाज नहीं कर सकती, वह बस मेरे बेटे को आकर्षित करने का नाटक कर रही है। भले ही प्रीति ससुर जी का इलाज कर सकती हो, वह शर्मिंदगी और प्रीति को बाहर निकालने के साथ चेहरा खोने के डर से इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। जयंत केवल यांत्रिक रूप से अपने माथे को रगड़ सकता था, दोहराते हुए, उसने गुल को बहकाया नहीं और गुल उसे पसंद भी नहीं करता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो पहले अपने बेटे से पूछो। बस उन पर झूठे आरोप मत लगाओ। अगर कॉर्पोरेशन के स्टॉक की कीमत को गिरने से रोकने का डर नहीं होता तो वह कभी कभी नेहा को तलाक देना चाहता था। उसका हकदार रवैया असहनीय था। एक बार जब वह जिद्दी हो जाती थी तो वह किसी की नहीं सुनती थी। गुप्ता परिवार के घर से निकलने के बाद प्रीति वापस मेडिकल क्लिनिक की ओर चली गई। पूरी ड्राइव के दौरान वह गहरे विचार में थी, पिछली घटनाओं को दोहरा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि श्रीमती नेहा को उसके प्रति, यहाँ तक कि उसकी माँ के प्रति भी काफी नफरत थी। शुरुआत में उसे केवल जयंत पर ही उसकी माँ का हत्यारा होने का संदेह था, लेकिन अब उसके संदेह के घेरे में एक और व्यक्ति आ गया था। श्री गुप्ता को अनिवार्य रूप से एक संदिग्ध के रूप में खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उसके प्रति उनकी प्रशंसा नकली नहीं लगती थी और पहली बार उनसे मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत हल्की थी। हालांकि जिस व्यक्ति की उसके प्रति सबसे मजबूत प्रतिक्रिया थी वह श्रीमती नेहा थी। जैसे जैसे हर बीतता दिन न्याय की खिड़की को संकीर्ण कर रहा था, प्रीति के दिल में चिंता अनिवार्य रूप से बढ़ रही थी। वह अपनी मां के असली हत्यारे को खोजने के लिए बेताब थी, लेकिन इस समय उसके पास कोई सुराग नहीं था। ये जारी नहीं रह सकता था। गुप्ता परिवार के सदस्यों के साथ उसका संपर्क बहुत कम था, खासकर जयंत और श्रीमती नेहा के साथ। उसका एकमात्र मौका श्री गुप्ता के इलाज के लिए उसके दौरे के दौरान था, और तब भी वह बहुत अधिक जांच नहीं कर सकती थी। हालांकि अगर वह गुप्ता परिवार के घर में जा सकती तो चीजें अलग होती।
प्रीति ने फिर से गुल के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्या वह गुल का उपयोग करके गुप्ता परिवार के घर में जा सकती है, आदर्श रूप से श्री गुप्ता के बजाय जयंत के परिवार के साथ रहने के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसे गुल को जीतने की कोशिश जारी रखनी होगी। क्लिनिक लौटने के बाद प्रीति ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक ऐप खोला। उस पर एक प्रमुख लाल बिंदु बिना रुके चमक रहा था। वह पिछली रात बार में गुल का मोबाइल फोन हथियाने में कामयाब रही थी और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। अब गुल को ट्रैक करना बहुत अधिक सुविधाजनक हो गया था। उसे अब शारीरिक रूप से उसके पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं थी। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि गुल अभी भी गुप्ता परिवार के घर पर था और बाहर नहीं गया था। प्रीति ने आह भरी। जब तक गुल घर पर रहता उसके पास उसके करीब जाने का कोई मौका नहीं था। अभी के लिए उसे अपने बदले के विचारों को विराम देना पड़ा। उसने न्यूज़ ऐप खोला और सुर्खियों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। यह उसकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा था। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बने रहना और दूसरा ये देखना कि क्या वह खबरों में थी। लेकिन अजीब तरह से उसके बारे में एक भी टुकड़ा नहीं था। पिछली रात बार में हुए दृश्य ने काफी चर्चा बटोरी थी। उसने कई लोगों को तस्वीरें और वीडियो लेते हुए देखा था, फिर भी आज एक भी छवि या वीडियो सामने नहीं आया। प्रीति चकित थी। ऐसा क्यों था? कुछ दिन पहले जब अपूर्व और गुल का उसके ऊपर झगड़ा हुआ था तो ये बहुत सारी तस्वीरों और वीडियो के लीक होने के साथ एक गर्म विषय बन गया था। कल यहाँ तक कि एक और प्रमुख व्यक्ति आकाश मुख्य पात्र भी शामिल था। फिर भी आज बिल्कुल भी लीक हुई तस्वीरें नहीं हैं। क्या ये संभव हो सकता है कि आकाश उन समाचार टुकड़ों को नीचे खींचने में कामयाब रहा हो? एक पल सोचने के बाद प्रीति ने निष्कर्ष निकाला कि यह एकमात्र संभावना थी। आखिरकार वह इंटरनेट पर पिछली रात की घटना को लीक होने से रोकने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति था। प्रीति ने यह व्यर्थ विचार नहीं पाला कि उसने यह उसके लिए किया। उसने माना कि आकाश ने यह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया। आखिरकार वह अभी भी तकनीकी रूप से विवाहित था। अगर उसके और गुल के बीच एक महिला के ऊपर लड़ाई की खबर टूटती तो यह न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को बल्कि उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। कॉर्पोरेशन के स्टॉक को भी झटका लग सकता था। जबकि प्रीति अपने विचारों में तल्लीन थी, उसके मोबाइल पर एक और समाचार अलर्ट पॉपअप हुआ। सुर्खी पड़ी गई, आकाश ने अपनी शादी के अंत की घोषणा की। प्रीति के भीतर एक अजीब सी सनसनी उठी। आकाश ने आस्था से तलाक का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वे वास्तव में विवाहित नहीं थे। सुर्खी ने केवल उसकी शादी के अंत की घोषणा की, एक सूक्ष्मता जिसे शायद केवल अंदर की कहानी जानने वाले ही समझेंगे। जैसे ही वह लेख पर क्लिक करने वाली थी, एक और समाचार अलर्ट पॉपअप हुआ, चौंकाने वाला। आकाश ने घोषणा की कि उसका बेटा उसका नहीं है। प्रीति हैरान रह गई। अविश्वास के साथ उसने समाचार कहानी पर क्लिक किया। एक पल बाद वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। आकाश ने वास्तव में आस्था के साथ अपनी शादी के अंत की घोषणा की थी और यहाँ तक कि यह भी खुलासा किया था कि बच्चा उसके बड़े भाई शौर्य का था। क्या वह पागल हो गया था? क्या वह पहले आस्था और बच्चे का हर कीमत पर बचाव नहीं कर रहा था? वह बच्चे की असली पहचान क्यों बताएगा? क्या वह अब अपने बड़े भाई की भावनाओं के प्रति सुरक्षात्मक नहीं था? क्या उसे डर नहीं था कि उसका भाई कब से दुखी होगा? फोन अचानक बजा। यह आरुष का फोन था। प्रीति ने फोन उठाया और आरुष की उत्साहित आवाज तुरंत आई। प्रीति, क्या तुमने खबर देखी? मेरे दूसरे भाई ने आधिकारिक तौर पर आस्था से अपने अलगाव की घोषणा की। ये पता चला कि वह वास्तव में आस्था को पसंद नहीं करता है। ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा भाई वास्तव में बड़े भाई से ज्यादा चालाक है। वह अब आस्था द्वारा मूर्ख नहीं बनाया गया। आस्था का काम हो गया, यही उसके लायक है। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी लगातार वाक्यों को सुनकर प्रीति ने असहाय रूप से कहा, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें अपने बड़े भाई से ज्यादा आकाश की प्रशंसा करते हुए सुना है। क्या मैंने पहले कभी दूसरे भाई की प्रशंसा नहीं की है? ये सही नहीं है। मैंने हमेशा सोचा है कि दूसरा भाई बड़े भाई से ज्यादा चालाक है। हालांकि वह अन्य पहलुओं में बड़े भाई जितना अच्छा नहीं है। उसका उच्च IQ एक तथ्य है। कुछ वाक्य बुदबुदाने के बाद आरुष ने उत्साहित होकर कहा, उस सब को भूल जाओ। तथ्य यह है कि दूसरा भाई वास्तव में चालाक है। अगर वह वास्तव में आस्था के साथ खत्म हो गया होता तो मुझे उसे अपनी दूसरी भाभी कहना पड़ता। मैं तो चिढ़कर मर जाती। ही, अब मेरी दूसरी भाभी अभी भी तुम हो और कोई नहीं। प्रीति ने तुरंत कहा, बकवास मत करो। मैंने पहले ही उसे तलाक दे दिया है। हमारे बीच यह असंभव है। मुझे लापरवाही से वह मत कहो। दूसरी भाभी? क्या तुम दूसरे भाई को माफ नहीं करोगी? उसके और आस्था के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं था। तुम उस पर विश्वास नहीं करती हो, लेकिन कम से कम मुझ पर विश्वास करो। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, आस्था ने दूसरे भाई के साथ नहीं सोया। गंभीरता से प्रीति जानती थी कि उनके बीच कुछ नहीं था, फिर भी उसने आरुष की बातों को मनोरंजक पाया और जानबूझकर उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उनके बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी? अरे नहीं, मैं उनके बिस्तर के नीचे कैसे छिप सकती थी? आस्था ने खुद कहा, वह पिछले 2 महीनों से मेरे नीलामी घर में आती रहती है, हमेशा दूसरे भाई के बारे में जानकारी लेने की सूक्ष्मता से कोशिश करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक साथ नहीं सोए, है ना? अरे मुझे खत्म करने दो। हर बार जब उसने दूसरे भाई के बारे में पूछा तो मैंने बेशक उसे कुछ नहीं बताया। फिर आस्था पीड़ित का नाटक करना शुरू कर देती थी। कहती थी कि अतीत में उसने जो भी बुरी चीजें की वे सब श्रीमती वर्मा ने उस पर जबरदस्ती की। उसने ये भी कहा कि बच्चा श्रीमती वर्मा ने उस पर जबरदस्ती थोपा था। बस इतना ही नहीं, उसने कल देर रात मुझे फोन किया, फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा कि श्रीमती वर्मा दूसरे भाई को पसंद नहीं करती थी, नहीं चाहती थी कि उसका अपना बच्चा हो, इसलिए उसने आस्था को दूसरे भाई से झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। कहा कि वह उसके साथ सोई थी और उसके पेट में बच्चा उसका था। आस्था ने कबूल किया, वह कभी दूसरे भाई के साथ नहीं सोई। सब कुछ मेरी श्रीमती वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था।
ये सब सुनने के बाद प्रीति ने शांति से कहा, उसने जो कहा उस पर केवल आधा विश्वास किया जा सकता है। जबकि श्रीमती वर्मा ने जाल बिछाए, आस्था के खुद के इरादे शुद्ध नहीं थे। ये सच है कि वह आकाश से शादी करना चाहती थी, अन्यथा उसने मेरे सामने इतने सारे चालें नहीं चली होती। आकाश उस पर भरोसा करता था, उसने उससे शादी करने के लिए मुझे तलाक दिया था। आरुष की आवाज में उत्साह आखिरकार फीका पड़ गया। प्रीति, क्या तुमने वास्तव में दूसरे भाई के साथ मेल मिलाप न करने का फैसला किया है? मुझे लगता है उसने आज ये सब घोषित किया, यहाँ तक कि यह भी खुलासा किया कि बच्चा बड़े भाई का था, ये तुम्हारे लिए ही रहा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये किसके लिए किया। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अब उसे पसंद नहीं करती। मैं वास्तव में अब अपने जीवन का आनंद लेती हूँ और मैं संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहती। आरुष ने एक लंबी आह भरी। ठीक है, अगर तुम उसे अब पसंद नहीं करती हो तो वह इसके लायक है। आखिरकार वह अतीत में मूर्ख था, ये भी पता नहीं लगा सका कि आस्था जिस बच्चे को ले जा रही थी वह उसका था या बड़े भाई का, इसलिए उसने तुम्हें तलाक दिया। जब प्रीति ने ये सब अब सुना तो वह काफी शांत थी। उसने यहाँ तक कि हंसकर कहा, क्या तुम कुछ देर पहले उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं कर रही थी? क्या मैंने किया? तो मैं इसे वापस लेती हूँ। अब और प्रशंसा नहीं। आरुष ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। जब तक तुम उसे पसंद नहीं करती प्रीति, मैं भी उसे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक भरोसेमंद और उत्कृष्ट लड़का ढूंढूंगी और दूसरे भाई को जलन महसूस कराऊंगी। प्रीति और आरुष। प्रीति हल्की सी हंसी। नहीं, उन्हें इतनी आसानी से मौत के घाट उतारना आसान नहीं है। आरुष ने फोन पर कहा, मैं इतना यकीन से नहीं कह सकती। कल रात तुम्हें गुल के साथ देखकर तो वो कत्ल करने को तैयार लग रहे थे। अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो उन्हें गुल से भी ज्यादा भड़का सके तो तुम्हें क्या लगता है बड़े भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रीति भ्रमित थी। तुम किसका जिक्र कर रही हो? और किसका? विहान का। आरुष जैसे ही बोली उत्साहित हो गई। बस पूछो मत, बड़े भाई साहब के ज्यादा दोस्त नहीं हैं इतने सालों में। सिर्फ विहान को ही उनका दोस्त कहा जा सकता है। अगर हमने उसे चुरा लिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? और यह एक शानदार बदला भी होगा। प्रीति हंसे बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी सगी बहन हूं और वो तुम्हारा दुश्मन है? तुम उनका इकलौता दोस्त भी चुराने की सोच रही हो? आरुष ने तुरंत कहा, बिल्कुल। आखिर हम बहनों जैसी हैं, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? क्या विचार है? मेरा सुझाव रोमांचक नहीं है क्या? आज रात फिर से बार चलते हैं, इस बार मैं विहान को बुलाऊंगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, उसे जीतना तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। रुक जाओ। प्रीति ने उसे अचानक रोक दिया। डर गई कि कहीं वह सच में विहान को न बुला ले और मैचमेकिंग न शुरू कर दे। मेरा अभी डेटिंग या शादी का कोई इरादा नहीं है। विहान के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करते। वैसे भी अगर वह तुम्हारे बड़े भाई साहब का इकलौता दोस्त है तो उसमें कुछ खासियत जरूर होगी और वह इतनी आसानी से हम पर फिदा नहीं होगा। कुछ कह नहीं सकते। आरुष ने एक खुशी भरा लुक दिया। अपनी कल्पनाओं में बहते हुए, हीरो हमेशा खूबसूरती पर फिदा होते हैं। तुम्हारी शानदार खूबसूरती के साथ तुम्हें बस थोड़ी सी पहल करनी है और विहान तुम्हें दिल दे बैठेगा। फिर वह तुमसे इतना प्यार करेगा कि तुम्हारे लिए बड़े भाई साहब से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा। फिर बड़े भाई साहब देखेंगे कि उनके इकलौते दोस्त ने उनकी प्यारी औरत को छीन लिया है और वह इतने गुस्से में होंगे कि खून थूक देंगे और अपनी बाकी की जिंदगी यह पछतावा करते हुए बिताएंगे कि उन्होंने तुम्हें तलाक क्यों दिया। जब भी उन्हें पछतावा होगा वह आधी रात को उठकर खुद को थप्पड़ मारेंगे और पूछेंगे, क्या मैं उस वक्त अंधा हो गया था? मैंने आस्था से शादी करने पर इतना जोर क्यों दिया? अब देखो, मैंने अपनी पत्नी और अपना भाई खो दिया, अकेला जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, तुम्हें हर दिन अपनी चैट पर तुम दोनों की प्यार भरी तस्वीरें पोस्ट करनी होंगी और जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तुम विहान के साथ बाहों में बाहें डालकर खरीदारी करने जाओगी। सब प्यार भरा और इत्तेफाक से अपने बड़े भाई साहब से टकराओगी। हर बार जब वह तुमसे टकराएगा तो यह उनके दिल पर एक वार की तरह लगेगा। कई बार टकराने के बाद बड़े भाई साहब फिर से आधी रात को उठकर खुद को थप्पड़ मारेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने तुम्हें उस वक्त ठीक से प्यार क्यों नहीं किया। इतना पछतावा करेंगे कि हरे पड़ जाएंगे। दुर्भाग्य से पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे और विहान के 8 बच्चे हो चुके होंगे, अपना प्यार दिखाते हुए और खुशी खुशी साथ में बूढ़े होते हुए। तो इस अंत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रीति उसकी अतिरंजित बातों और जंगली कल्पनाओं पर हंस पड़ी। बहुत बढ़िया। तुम सच में मेरी बहन जैसी हो। हम पिछले जन्म में जरूर एक ही परिवार से रहे होंगे, वरना तुम अपने चचेरे भाई के प्रति इतनी कठोर नहीं होती। आरुष इतराकर बोली, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने अच्छे दोस्तों के प्रति वफादार हूँ और अपनी बहनों को सच्चे दिल से मानती हूँ। चूंकि तुम्हें भी यह अंत पसंद है, मैं आज रात विहान को ड्रिंक के लिए बुलाऊंगी। बदला आज रात से शुरू। रुको आरुष, तुम। इससे पहले कि प्रीति अपनी बात पूरी कर पाती, आरुष ने दूसरी तरफ से फोन काट दिया। जब प्रीति ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो एक स्वचालित महिला की आवाज ने उसे सूचित किया कि दूसरी पार्टी व्यस्त है। वह सिर्फ सिर हिला सकती थी। आरुष सचमुच तेज और निर्णायक थी। फोन रखने के तुरंत बाद विहान को कॉल कर दिया। ऐसा लगा कि आरुष अपने पिछले ब्रेकअप के साए से बाहर आ चुकी है। वह उत्सुकता से मैचमेकर बनने की तलाश में थी। उसकी उच्च भावनाएं ऐसी नहीं थी जैसे कोई अभी अभी ब्रेकअप से गुजरा हो। प्रीति सिर्फ आरुष को एक संदेश भेज सकती थी, उसे विहान को न बुलाने के लिए कह रही थी। उसके और आकाश के बीच के मुद्दों का निर्दोष लोगों से कोई लेना देना नहीं था। विहान ने पहले उसकी मदद की थी, वह उपकार का बदला अपकार से नहीं कर सकती थी। दुर्भाग्य से उसके भेजे गए संदेश हवा में चले गए। आरुष ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। प्रीति को बहुत बेचैनी महसूस हुई। क्या वह सच में विहान को बार में बुलाएगी? वह पहले आरुष और विहान की मैचमेकिंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब आरुष उसे विहान के साथ क्यों सेट करने की कोशिश कर रही है? प्रीति ने आरुष को संदेशों की एक श्रृंखला भेज दी। उसे बताया कि उसकी विहान में कोई दिलचस्पी नहीं है, न ही वह डेटिंग की योजना बना रही है।
प्रीति ने आरुष को आश्वस्त किया कि वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और उसे चेतावनी दी कि वह उसके मामलों में दखल न दे। इस बार उसे आरुष से जवाब मिला, समझ गई। प्रीति ने राहत की सांस ली। उसने अपना फोन नीचे रखा और अपने कोट से एक बैंक कार्ड निकाला। यह उसे पिछली रात आकाश ने दिया था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उभरे हुए नंबरों पर फिर गईं। ये क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि एक वीआईपी बचत कार्ड था। प्रीति ने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन किया और कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करते समय हिचकिचाई। पहले उसने आकाश का जन्मदिन दर्ज किया लेकिन पासवर्ड गलत था। फिर उसने अपना जन्मदिन दर्ज किया। इस बार पासवर्ड सही था। प्रीति ने ध्यान से जांच की। कार्ड में 50 लाख थे। जब उसने उसे कार्ड दिया तो उसने सोचा था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख होंगे, लेकिन उसे 50 लाख होने की उम्मीद नहीं थी। क्या उसे करोड़ों में पैसे देने की लत लग गई थी? उसने उसे पहले ही 1.5 करोड़ दिए थे। क्या वह सच में उसे 10 करोड़ देने की योजना बना रहा था? जब वह सोच रही थी तो उसे अपने फोन पर एक और संदेश मिला। उसने सोचा कि यह आरुष की तरफ से होगा, लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह आकाश की तरफ से था। मैंने आस्था और बच्चे के बारे में खबर सार्वजनिक कर दी है। क्या अब मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? प्रीति हल्की सी हंसी लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह समाचार पृष्ठ पर लौट आए और पढ़ना जारी रखा। जल्द ही उसकी चचेरी बहन वान्या दरवाजा खटखटाने आई। प्रीति, दादी को एक दुर्लभ बीमारी का मामला मिला है। वह चाहती हैं कि हम जाकर उससे सीखें। ये सुनकर कि यह एक दुर्लभ बीमारी है, प्रीति तुरंत उठ गई। उसने कहा, चलो जाकर देखते हैं। जब वे अपनी दादी के परामर्श कक्ष में पहुंचे तो प्रीति को पता चला कि मरीज को 3 महीने से अचानक गंभीर पीठ दर्द हो रहा था, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया था। फिर मरीज की दोनों बाहें सुन्न हो गई थीं। शुरू में सिर्फ थोड़े समय के लिए और मालिश से आराम मिल जाता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया सुन्नता बदतर होती गई और मालिश से अब मदद नहीं मिलती थी। मरीज ने कई डॉक्टरों को दिखाया था और अनगिनत परीक्षण करवाए थे, लेकिन सभी एमआरआई परिणामों से पता चला कि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। 1 साल बाद उसकी बाहें पूरी तरह से सुन्न हो गई थीं और वह उन्हें बिल्कुल नहीं उठा सकती थी और सुन्नता उसके निचले शरीर में फैलनी शुरू हो गई थी, जिससे उसके चलने में बाधा आ रही थी। प्रीति ने मरीज की नब्ज जांची। परिणाम ने मरीज के जरूरी ऊर्जा और रक्त के संचलन में हल्की स्थिरता का संकेत दिया, लेकिन कोई अन्य स्पष्ट समस्या नहीं थी। उसने अपनी दादी की तरफ देखा, हैरान होकर, क्या ये रुके हुए ऊर्जा और रक्त के प्रवाह के कारण हो सकता है? डॉक्टर शकुंतला ने सिर हिलाया। वास्तव में स्थिरता एक कारक है, लेकिन मुख्य कारण मरीज के बहुत पसीना आने के बाद खुद को ठंडी हवा के संपर्क में लाने के फैसले से उपजा है। पहले ये सिर्फ पीठ दर्द था, जो अगर उसे उचित उपचार मिला होता तो इतनी गंभीरता तक नहीं पहुंचता। क्या ये चेहरे के पक्षाघात जैसी स्थिति हो सकती है? कुछ हद तक, लेकिन वे अलग भी हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्थिति के लिए नब्ज की रीडिंग अलग अलग होती है। हालांकि तुम्हारे अनुभव की कमी के कारण तुम उसकी नब्ज पढ़ते समय निदान करने में विफल रही। उसके बाद डॉक्टर शकुंतला ने उसे समय लेकर दोनों अवस्थाओं के बीच उनकी नब्ज से अंतर करना सिखाया और मरीज से ठीक से सवाल करना सिखाया, ताकि बीमारी से पहले और बाद में क्या हुआ इसके विवरण को समझा जा सके। कुछ मरीज सच बताने को तैयार नहीं होते। अक्सर लक्षणों के होने से पहले उन्होंने क्या किया उसे छोड़ देते हैं। अन्य लोग सच में भूल जाते हैं कि क्या हुआ, जिसके लिए डॉक्टर से धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मानव स्मृति को ट्रिगर किया जा सकता है। अगर किसी विशेष घटना की याद दिलाई जाए तो वे अचानक याद कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। उसके बाद उपचार आया। कई डॉक्टर सिर्फ प्रस्तुत लक्षणों का इलाज करते हैं। इस मरीज ने दावा किया कि उसे पीठ दर्द हुआ, जिसने बाद में हाथ का पक्षाघात पैदा किया। वास्तविकता में उसके हाथ के पक्षाघात का सही कारण उसके मस्तिष्क में तंत्रिका क्षति था। डॉक्टर शकुंतला ने मरीज के सिर पर एक्यूपंक्चर किया। सिर्फ 10 मिनट में मरीज को पहले ही उसके पीठ दर्द में उल्लेखनीय कमी महसूस हुई। मरीज बहुत खुश हुई और बार बार धन्यवाद देती रही। डॉक्टर शकुंतला हंसी और बोली, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मामला बहुत सामान्य नहीं है। ज्यादातर लोग जो ठंड से प्रेरित दर्द से पीड़ित होते हैं वे खुद ही इसे कम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दर्द बदतर होता जा रहा है। इसका तुम्हारी आहार संबंधी आदतों से बहुत लेना देना है। भविष्य में तुम्हें कम ठंडे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, खासकर केकड़े, लॉबस्टर और इस तरह की चीजें। तुम्हें उनसे जितना हो सके बचना चाहिए। मरीज हैरान थी, डॉक्टर आपको कैसे पता चला कि मुझे ये चीजें खाना पसंद हैं? मैं हर महीने आधे से ज्यादा महीने समुद्री भोजन खाती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे बहुत ज्यादा खाती हो, इसीलिए तुम्हारा दर्द बदतर होता जा रहा है। अगर तुम ये चीजें नहीं खाती तो तुम इस गंभीर अवस्था तक नहीं पहुंचती। डॉक्टर शकुंतला बचपन से ही अपनी मां से चिकित्सा कौशल सीख रही हैं और अब उनके पास 60 से 70 साल का अनुभव है। वह सिर्फ नब्ज निदान के माध्यम से मरीज की आहार संबंधी प्राथमिकताओं का निदान कर सकती हैं और यहां तक कि उनकी दैनिक दिनचर्या भी जान सकती हैं। बेशक वह ये भी बता सकती हैं कि किसी की आदतें अनियमित हैं या नहीं। चिकित्सा का अभ्यास किसी की प्रतिभा का परीक्षण करता है और तेज दिमाग वाले लोग आधे प्रयास से अधिक हासिल करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लगन से सीखना और अभ्यास, अनुभव का एक विशाल संचय जो आपको जटिल मामलों का सामना करते समय सबसे सटीक निदान करने की अनुमति देता है। इसलिए जब भी कोई असामान्य मामला होता है वह आमने सामने शिक्षण के लिए प्रीति को बुलाती हैं। वान्या सिर्फ एक अतिरिक्त थी। वह छोटी थी जब नब्ज निदान सीखने में लगी नहीं रह पाई थी और अब सीखना थोड़ा देर से था। प्रीति अलग थी, उसमें असाधारण प्रतिभा और एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उस अवधि को छोड़कर जब उसकी मां की मृत्यु हुई और उसने पढ़ाई नहीं की, उसकी शिक्षा कभी बाधित नहीं हुई। अपनी मां की दुर्घटना के बाद उसे एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात हुआ और वह एक बार खून नहीं देख पाती थी। लेकिन बाद में उसने जबरदस्ती इस पर काबू पा लिया। हालांकि उसे अभी भी खून पसंद नहीं है, लेकिन अब उसे इसके प्रति कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं होती और न ही वह बेहोश होती है।
इसके विपरीत वान्या में खून देखकर बेहोश होने के गंभीर लक्षण हैं, जिस पर वह काबू नहीं पा सकती। इस बार शिक्षण सत्र ज्यादा देर तक नहीं चला। मरीज का उपचार जल्दी समाप्त हो गया और वह जल्द ही चला गया। दोपहर में प्रीति ने टेक आउट का ऑर्डर दिया और अपनी दादी और चचेरी बहन के लिए भी एक लिया। डॉक्टर शकुंतला को वास्तव में उनके टेक आउट खाने का शौक नहीं है, लेकिन ये बहुत सुविधाजनक है और इसे जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। वे जल्दी से खाकर फिर इंतजार कर रहे मरीजों का इलाज करने के लिए वापस आ सकते हैं। इसलिए वे तीनों लगभग हमेशा दोपहर के भोजन के लिए टेक आउट लेते हैं। सिर्फ वान्या का बेटा ही वह दोपहर का भोजन खाता है जो वान्या सुबह घर से लाई थी, जिसे माइक्रोवेव में गर्म किया गया था। दोपहर के भोजन के बाद प्रीति संगम अस्पताल गई। मरीज नंबर 517 की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। हालांकि उसे अभी भी कुछ याद नहीं था। प्रीति ने फिर से उसकी नब्ज जांची। ये पुष्टि करने के बाद कि उसे कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं थी, वह अन्य 2 वनस्पति रोगियों का इलाज करने चली गई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ, मरीज नंबर 517 भी उसके साथ वार्ड में आया। प्रीति ने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या आपको और कुछ चाहिए? क्या आपके शरीर में कोई असुविधा है? नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि आप हम जैसे वनस्पति लोगों का इलाज कैसे करती हैं। प्रीति हंसे बिना नहीं रह सकी, क्या आप प्रोग्रामर से डॉक्टर बनने की नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूं। आप अविश्वसनीय हैं। आप हर दिन हमारा इलाज करने आती हैं और वह भी मुफ्त में। आप हमसे कोई पैसा नहीं लेती। आप बाकी सभी से अलग हैं। मैं उतनी नेक नहीं हूं जितना आप मुझे बनाती हैं। प्रीति हंसना बंद कर दिया, धीरे से कहा, मैं भी आप सभी का मुफ्त में इलाज नहीं कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि जब आप सभी ठीक हो जाएंगे तो आप अस्पताल का प्रचार करने में मदद कर सकते हैं। आप सभी मेरी क्षमता का प्रमाण हैं। अगर मरीज और उनके परिवार के सदस्य मीडिया के साथ अपनी ठीक होने की प्रक्रिया साझा कर सकें तो इससे अस्पताल की प्रतिष्ठा को सचमुच मदद मिलेगी। ये केवल उचित है। आप हमें जगा रही हैं और हम प्रचार के साथ आपके अस्पताल की मदद कर रहे हैं। यह आपको चुकाने का हमारा तरीका है। प्रीति फिर से मुस्कुराई, तो फिर आपका क्या? जब आपको आपका परिवार मिल जाएगा तो क्या आप मुझे चुकाएंगे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अस्पताल और ज्यादा मशहूर हो जाए ताकि वह विस्तार और फले फूले। निश्चिंत रहें, जब समय आएगा तो मैं आपका प्रचार करने में मदद करूंगा। अच्छा, उत्कृष्ट। प्रीति खुश हुई। मैं आपके हाथों से बता सकती हूँ कि आपकी पारिवारिक स्थितियां जरूर अच्छी होंगी। ये संभव है कि आपके माता पिता बहुत प्रभावशाली हों। जब हम आपको ढूंढ लेंगे, अगर आपका परिवार अस्पताल के प्रचार में सहायता करने को तैयार हो तो मैं सचमुच भाग्यशाली होंगी। आखिरकार हमारे अस्पताल के प्राथमिक ग्राहक उच्च स्तरीय खपत वाले लोग हैं। वे निश्चित रूप से सहयोग करने को तैयार होंगे। प्रीति को भी विश्वास था कि वे तैयार होंगे। उसके पिछले सफल मरीज के माता पिता सभी अस्पताल के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक थे। वे कृतज्ञता से परे थे और चाहते थे कि वे सभी को बताएं कि उनका अस्पताल और डॉक्टर कितने अच्छे थे। वास्तव में यह अस्पताल को बढ़ावा देने में उनका सहयोग ही था जिसके कारण अस्पताल को रातों रात प्रसिद्धि मिली। कुछ लोगों ने खबर देखकर अपने इलाज के लिए अस्पताल को आजमाने का फैसला किया और उन सभी को अप्रत्याशित रूप से अच्छे परिणाम मिले। इसलिए अस्पताल की प्रतिष्ठा में जल्दी सुधार हुआ। मरीज 517 ने धीरे धीरे कहा, इसके अलावा मैं आपको और अस्पताल को जितना भी चुकाऊं वह ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह आपका अस्पताल ही था जिसने मुझे अंदर लिया, मेरी जान बचाई और इतने लंबे समय तक मुफ्त में मेरा इलाज किया। और आपने मुझे वनस्पति अवस्था से जगाया, जो एक अद्भुत उपलब्धि है। लाभ में तो मैं ही रहा। प्रीति ने सिर हिलाया, ये बात तो है। तो हम दोनों को फायदा हुआ, हम दोनों ने पाया। मरीज 517 ने एक मुस्कान दी, हाँ, हम दोनों ने पाया। उससे बात करने के बाद प्रीति जल्दी से इलाज में उतर गई। शर्माने की कोई बात नहीं है, इसलिए उसने मरीज 517 को किनारे से देखने की अनुमति दी। एक मरीज का इलाज करने के बाद वह अगले वार्ड में दूसरे वनस्पति मरीज का इलाज करने चली गई। मरीज 517 अभी भी उसके पीछे चल रहा था। प्रीति ने उसे दूर नहीं भगाया। यह अच्छा था कि वह ज्यादा घूमना चाहता था। हालांकि चलते समय उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। जब तक उसके पास चलने की इच्छा और उत्सुकता थी तब तक ये सबसे अच्छा था। इससे उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। इलाज खत्म होने के बाद प्रीति अपने दफ्तर लौट आई। वह आमतौर पर अस्पताल में अन्य मरीजों का इलाज नहीं करती। जब तक कोई मरीज खास तौर पर उसे नहीं कहता, वह संगम अस्पताल में राउंड नहीं लेती। चूंकि उसने पारंपरिक चिकित्सा स्कूल से स्नातक नहीं किया था, तकनीकी रूप से उसके पास संगम अस्पताल में राउंड करने की योग्यता नहीं थी। प्रीति का संगम अस्पताल में नियमित डॉक्टर बनने का भी इरादा नहीं था। उसने अस्पताल की प्रमुख शेयरधारक बनना पसंद किया। वह सिर्फ तभी हस्तक्षेप करती है जब अस्पताल को ऐसी बीमारियां मिलती हैं जिन्हें अन्य डॉक्टर ठीक करना मुश्किल पाते हैं। सामान्य बीमारियों के लिए उसके लिए उनका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वह अस्पताल में काफी आजाद है। चूंकि उसे आज और 50 लाख मिले थे, प्रीति निदेशक संघवी को ढूंढने गई और सीधे उसे 50 लाख पूरी तरह से अस्पताल में निवेश करने के लिए दिए, नवीनतम चिकित्सा उपकरण खरीदने और अस्पताल को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए। उपकरण उद्योग में सबसे उन्नत होने चाहिए। निदेशक संघवी ने उससे नहीं पूछा कि उसे 50 लाख कहां से मिले, बल्कि इसके बजाय शेयरों पर फिर से बातचीत करने के लिए अनुबंध निकाला। आखिरकार प्रीति ने बहुत ज्यादा पैसा निवेश किया है और वह ज्यादा शेयरों की हकदार है। बेशक प्रीति ने अस्पताल में पैसा रखने में संकोच नहीं किया। वास्तव में वह भविष्य में ज्यादा कहने का अधिकार रखने के लिए ज्यादा शेयर चाहती थी। वह अस्पताल को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहती थी ताकि वह अपनी इच्छानुसार इसके संचालन और विकास का मार्गदर्शन कर सके। हालांकि उसके पास अब पर्याप्त कहने का अधिकार था। निदेशक संघवी दूसरी तरफ ज्यादा प्रभाव रखने के बारे में चिंतित नहीं थे।
प्रीति ने उसे इतनी बड़ी रकम देकर उसे खुश कर दिया, क्योंकि वे फिर से नए उपकरण खरीद सकते थे, जिसका मतलब था कि उनका अस्पताल सबसे उन्नत उपकरणों की सहायता से ज्यादा मरीजों के लिए ज्यादा जटिल बीमारियों का इलाज कर सकता था। प्रीति की योजना के तहत अस्पताल ने भी उल्लेखनीय लोकप्रियता हासिल की। कई डॉक्टर जो पहले अस्पताल छोड़ चुके थे, उन्होंने वापस आने की भीख मांगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब प्रशंसा के साथ आए, उससे सलाह मांगी, और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे ताना मारना बंद कर दिया, और यहाँ तक कि उसे अच्छी दूरदर्शिता के लिए उसकी प्रशंसा भी की। ये सभी बदलाव प्रीति लेकर आई थी। शुरुआत में जब उसने कहा था कि वह संगम अस्पताल को देवपुर शहर में नंबर 1 अस्पताल के रूप में विकसित करना चाहती है, तो उसने सोचा था कि वह अपनी कम उम्र के कारण सिर्फ बेतुके दावे कर रही थी। जब उसने कहा था कि वह चाहती है कि संगम अस्पताल सबसे प्रसिद्ध निजी अस्पताल, आस्था अस्पताल, की जगह ले ले, तो उसे लगा कि यह वास्तविक है। लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने वास्तव में आस्था अस्पताल को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि देवपुर शहर में नंबर 1 अस्पताल बनने से वह अब ज्यादा दूर नहीं है। निदेशक संघवी के दफ्तर से निकलने के बाद प्रीति अपने दफ्तर की तरफ चली गई। हालांकि दफ्तर के प्रवेश द्वार पर उसका सामना एक अप्रत्याशित आगंतुक से हुआ। उसने अपने चेहरे पर एक उपयुक्त आश्चर्य का भाव पहना। श्रीमती गुप्ता, क्या आप कहीं अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या आप चिकित्सा अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ आए हैं? श्रीमती गुप्ता, गुप्ता परिवार की प्रमुख, गुल की मां, ने महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसकी छाती पर लगा शाही हरा जेड पेंडेंट एक शानदार चमक बिखेर रहा था, जो उसके कानों पर लगे इसी तरह के जेड झुमके से मेल खाता था। इसने उसे अविश्वसनीय रूप से शानदार दिखाया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं आई हूँ, श्रीमती गुप्ता ने बेपरवाही से कहा, अपनी ठोड़ी उठाते हुए। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, डॉक्टर प्रीति। उसने खास तौर पर प्रीति शब्द पर जोर दिया, जिससे प्रीति भ्रमित हो गई, जिसे नहीं पता था कि वह उसके उपनाम के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी। हालांकि वह श्रीमती गुप्ता के साथ निजी बातचीत का अवसर तलाशने की चिंता कर रही थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्वेच्छा से आएंगी। यह ऐसा था जैसे जब उसे नींद आ रही थी तब तक यह मिल गया हो। प्रीति ने हल्की सी मुस्कान दी, अपने दफ्तर का दरवाजा खोला। तो आप मुझसे मिलने आई हैं? तो चलिए मेरे दफ्तर में बात करते हैं। श्री गुप्ता ने अभी अभी मुझे एक डिब्बा अच्छी चाय भेजी है, जिसे पीने में मैं हिचकिचा रही थी। आपका स्वागत है, आप इसे आजमा सकती हैं। श्रीमती गुप्ता दफ्तर में कदम रखी, सोफे के सिरे पर खुद को बैठाया, लापरवाही से अपना महंगा मगरमच्छ की खाल का हर्मीज बैग एक तरफ रख दिया। मैं चाय नहीं पीऊंगी। गुप्ता परिवार में बहुत अच्छी चाय है, मैं थक चुकी हूँ। बेचारे बूढ़े आदमी, तुम्हें थोड़ी सी चाय दी, फिर भी तुम इसे खजाने की तरह रखती हो। इसे खुद ही पी लेना। ये देखते हुए कि वह चाय नहीं पीना चाहती थी, प्रीति ने उसके लिए चाय बनाने की जहमत भी नहीं उठाई, खुद के लिए औषधीय चाय बनाई। फिर चाय का कप पकड़े हुए वह श्रीमती गुप्ता के सामने बैठ गई। उसकी आवाज शांत थी और उसका लहजा न तो विनम्र था, न ही अहंकारी। श्रीमती गुप्ता परेशानी में दिखती हैं, मैंने आपको कहाँ नाराज किया है? श्रीमती गुप्ता ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। तुम मासूम बनने में अच्छी हो, तुम पहले ही गुप्ता परिवार में जाकर मेरे बेटे को बहका चुकी हो, और तुम अभी भी यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कहाँ नाराज किया है। मैडम, आपने मुझे गलत समझा। मैं गुप्ता परिवार सिर्फ श्री गुप्ता का इलाज करने गई थी, मेरा कोई और इरादा नहीं था। इसके अलावा ये श्री गुप्ता ही थे जिन्होंने मुझे बार बार आमंत्रित किया था। आखिरकार उनके पैर सुविधाजनक नहीं हैं, उनके लिए अस्पताल आना परेशानी भरा और समय लेने वाला होगा। इसलिए उन्होंने अतिरिक्त परामर्श शुल्क का भुगतान किया, मुझे उनके निवास पर परामर्श के लिए आमंत्रित किया। प्रीति की आवाज हल्की थी। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, श्री गुप्ता आपके साथ नहीं रहते, तो आप मुझ पर यह कहकर कैसे लांछन लगा सकती हैं कि मैं आपके बेटे को बहकाने गुप्ता परिवार गई थी? मैं श्री गुप्ता के यहाँ गई थी और आपके बेटे से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, सिवाय इसके कि अगर उसने जानबूझकर वहां जाने का रास्ता बनाया हो। तुम्हारी जुबान सच में बहुत चलती है। श्रीमती गुप्ता उसके शांत व्यवहार से नाराज हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे उस शिवानी ने जो अतीत में उसके पति को बहकाया था। उन्होंने खुद को कमल के फूल की तरह शुद्ध बताया, इतनी पवित्र और मासूम दिखती थी कि उनका मन करता था कि उनके चालाक चेहरों को नोच डाले। मैंने तुम जैसी बहुत सी लुटेरिन देखी हैं। मेरे बेटे का, उसके वंश और रूप के साथ बहुत सी लड़कियों ने पीछा किया है, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे जितनी पाखंडी या प्रभावित नहीं है। मैडम, आपने मुझे सच में गलत समझा है। यह मैं नहीं हूँ जिसे गुल पसंद है, ये वह है जो मुझ पर फिदा हो गया। मैं उसे ठुकराती रही हूँ, लेकिन लगता है कि उसे सच्चा प्यार हो गया है। हालांकि मैंने उसे ठुकरा दिया है, वह नहीं मानेगा। प्रीति ने बोलते हुए चाय का कप नीचे रखा और गुल द्वारा उपहार में दिया गया हार और कंगन बाहर निकाला। देखिए, हम सिर्फ कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और उसने मुझे पहले ही लाखों रुपए का सामान उपहार में दिया है। मैंने सोचा कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर आपको उन्हें वापस कर दूं। जैसे ही श्रीमती गुप्ता ने गहनों पर एक नजर डाली, वह अपने दिल में जानती थी, यह जरूर उसके बेटे ने उपहार में दिया होगा, क्योंकि वह सिर्फ इसी ब्रांड को उपहार के रूप में देता है। नेहा, गुल की मां, परेशान थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह तिरस्कारपूर्वक बोली, तुमने उससे भीख मांगी होगी, है ना? दिखावा कर रही हो कि यह मेरे बेटे का तोहफा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मामूली देहाती लड़की हो, भोली और महत्वहीन, ऐसे कबाड़ को खजाना समझती हो। ये तो बस एक सस्ती सी चीज है जो मेरे बेटे ने यूं ही दे दी, बेकार है, जैसे किसी भिखारी को दिया गया हो। प्रीति ने सोचा कि कुछ मामलों में गुल वाकई अपनी मां जैसा है। इन कबाड़ के बारे में उनका मूल्यांकन आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा था, बेकार खिलौने। उसने अपना उदासीन रवैया बरकरार रखा। श्रीमती गुप्ता, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने ये नहीं मांगे, ये आपके बेटे ने विशेष रूप से मेरा पक्ष जीतने के लिए खरीदे थे। मुझसे बहस करने में समय बर्बाद करने के बजाय आपको घर जाकर अपने बेटे को शिक्षा देनी चाहिए। आखिर उसका मेरे पीछे हद से ज्यादा पड़ना मेरी जिंदगी में काफी मुश्किलें लाया है।
नेहा इन शब्दों से पूरी तरह भड़क उठी। प्रीति द्वारा अपने बेटे को बेकार बताना उसके दिल में एक कड़वा एहसास छोड़ गया जिसे निगलना मुश्किल था। वह घुट रही थी। वह अपने बेटे के स्वभाव को जानती थी। जिसे भी सुंदर चेहरा दिखता था वह उस पर लट्टू हो जाता था। प्रीति के मनमोहक न्याय नक्श को देखते हुए उसे आश्चर्य नहीं होता अगर गुल सच में उसका पीछा करना शुरू कर देता। लेकिन क्या वह सच में इसके लिए अपने बेटे को दोष दे सकती थी? बिल्कुल नहीं। उसका बेटा चाहे कुछ भी करे, गलती कभी उसकी नहीं होती। गलती हमेशा इस डायन प्रीति की होती है। प्रीति, खुद को इतना बड़ा मत समझो। यह मत सोचो कि तुम थोड़ी आकर्षक हो तो मेरा बेटा तुम पर मर जाएगा। अपना चेहरा नोचने की इच्छा को दबाते हुए नेहा ने ताना मारा, तुम जितना भी चिपको, तुम्हारी गुप्ता परिवार में शादी होने की कोई संभावना नहीं है। अब हार मान लो। तुम और तुम्हारी मोह लेने वाली माँ दोनों अति महत्वाकांक्षी और नाजुक, ऊंचा दर्जा पाने के लिए अमीर जवान लड़के को निशाना बनाती हो, अपनी नीची उत्पत्ति से बेखबर। कितना हास्यास्पद। एक जंगली मुर्गी फीनिक्स बनने का सपना देख रही है। दुर्भाग्य से मुर्गी तो मुर्गी ही रहती है, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न लगे। वह आग से पुनर्जन्म नहीं लेगी, वह बस जलकर मर जाएगी। तुम जैसी औरतों का अंत हमेशा दुखद होता है। नेहा को इतनी देर तक उकसाने के बाद प्रीति ने आखिरकार वह सुन लिया जो वह सुनना चाहती थी। उसके दिल में एक दर्द भरा झटका लगा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उन्हें नेहा पर टिका दिया। तुम मेरी जितनी चाहो निंदा कर सकती हो, लेकिन मेरी माँ की निंदा करने की हिम्मत मत करना। नेहा ठंडी हंसी हंसी, मैं उसकी निंदा नहीं कर रही हूँ। मैंने कभी किसी अमीर जवान लड़के को नहीं फंसाया और न ही मेरी माँ ने। उसने किया था। तुम बकवास कर रही हो। नेहा ने उसे दया भरी नजरों से देखा। ओह, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ कितनी गिरी हुई औरत थी। प्रीति की आंखें लाल हो गईं। उसने नेहा को और उकसाना जारी रखा, तुम यहाँ सबसे गिरी हुई इंसान हो। मेरी स्वर्गीय माँ पर बिना कारण हमला कर रही हो। कैसी उच्च समाज की महिला। तुम भीड़ की खाल में भेड़िया से ज्यादा कुछ नहीं हो। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, सबूत चाहिए, है ना? मेरे पास बहुत हैं। अगर मैं सबूत दे दूं जो साबित करे कि तुम्हारी माँ गिरी हुई औरत थी, तो क्या तुम स्वेच्छा से मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओगी? जब तक तुम सबूत देती हो, मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी गुल से नहीं मिलूंगी। नेहा ने उस पर नजर डाली, अपना हर्मीज बैग खोला, तस्वीरों का एक ढेर निकाला और उन्हें प्रीति पर फेंक दिया। तस्वीरें प्रीति से टकराईं, चारों ओर बिखर गईं। एक नजर डालो, देखो तुम्हारी माँ कितनी गिरी हुई थी। ये जानते हुए भी कि मेरे पति पहले से शादीशुदा थे, उनकी एक पत्नी और बेटी थी, फिर भी उसने जानबूझकर उन्हें फंसाया, उनके साथ वे अश्लील हरकतें की। प्रीति ने एक तस्वीर उठाई, उसे देखा, फिर अगली तस्वीर उठाई और देखती रही। उसने सारी तस्वीरें उठा लीं। 12 तस्वीरें, 12 जगहें, सभी में उसकी माँ जयंत की बाहों में थी, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। प्रीति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। हालांकि उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था और पहले इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी उसका दिल जोर से दुख गया। जयंत का सच में उसकी मां के साथ कोई अनकहा अतीत था। उसके द्वारा अपनी मां की हत्या की आशंका और गहरी हो गई। तस्वीरों में उसकी मां के जवानी के दिनों की तस्वीरें थीं। हालांकि हर तस्वीर में उसकी मां के चेहरे पर सदमा था, उसकी सुंदर और साफ आंखों में स्पष्ट घबराहट दिखाई दे रही थी। प्रीति बता सकती थी कि ये तस्वीरें छेड़छाड़ की हुई नहीं थीं, वे सभी असली थीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी मां किन हालात से गुजरी होगी। नेहा की आवाज श्रेष्ठता से भरी हुई आई, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा उपनाम चौधरी क्यों है? प्रीति ने तस्वीरें कसकर पकड़ी और उसे देखा। मेरा उपनाम चौधरी क्यों होना चाहिए? नेहा ने ताना मारा, बेशक। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां गिरी हुई थी। वह मेरे पति पर फिदा हो गई थी, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनसे मेल खाने के लिए बहुत गरीब थी। मेरे पति बस उसके साथ खेल रहे थे, लेकिन वह इसमें गहराई से फंस गई। इसलिए गुप्ता परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद उसने एक विकल्प से शादी कर ली, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका उपनाम चौधरी था, क्योंकि मेरे पति के नाम में चौधरी शब्द शामिल है। वे सवाल जो प्रीति को रातों को परेशान कर रहे थे, उनका जवाब आज मिल गया। वह कभी नहीं समझ पाई थी कि उसकी मां ने प्रमोद को क्यों चुना। उन दिनों उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, और वह नकारा लोगों के पूरे परिवार के बोझ से दबा हुआ था। उसका चेहरा ठीक ठाक था और वह मीठी मीठी बातें अच्छी कर लेता था, बस यही था। तो इसलिए क्योंकि उसका उपनाम चौधरी था, इसलिए नेहा ने जब पहली बार उससे मुलाकात की थी तो डॉक्टर चौधरी में चौधरी पर जोर क्यों दिया था, इसका मतलब समझ में आया। ये सब वहीं से शुरू हुआ था। तो क्या उसकी मां सच में जयंत पर फिदा थी? प्रीति ने अपना सिर नीचे किया, अपने हाथ में पकड़ी तस्वीरों को देखा और उसके शब्द तेज हो गए। मैं सोचती हूँ कि श्रीमती गुप्ता अंधी नहीं है। तस्वीरों में ये साफ है कि मेरी मां अनिच्छुक थी। ये साफ है कि आपके पति ही हमलावर थे। चूंकि आपने किसी से चुपके से ये तस्वीरें खिंचवाई थी, आपको किसी और से बेहतर पता होना चाहिए कि आपके पति किस तरह के आदमी हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन तस्वीरों के पीछे सक्रिय पक्ष कौन था। नेहा ने आश्चर्य से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रीति इतनी तेज होगी। आज यहाँ आने से पहले उसने जानबूझकर ऐसी तस्वीरें चुनी थी जिनमें डॉक्टर शिवानी कम विरोध दिखा रही थी। जो तस्वीरें मैंने खिंचवाई थी वे केवल उनकी शुरुआती बातचीत को दर्शाती हैं। बाद में तुम्हारी माँ ही पहल करने वाली थी। शुरू में उसने पहल नहीं की क्योंकि वह बस नखरे कर रही थी। वह गुप्ता परिवार एक शीर्ष स्तरीय अमीर परिवार में शादी करने के लिए बेताब थी, वह विरोध कैसे कर सकती थी? प्रीति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि तुम खुद गुप्ता जैसे अमीर परिवार के लिए बेताब थी। तुम्हें लगता है कि हर दूसरी महिला इसमें शादी करना चाहती है। मेरी माँ को ऐसे अमीर परिवार में कभी दिलचस्पी नहीं होती। उसका दिमाग अपने चिकित्सा कौशल पर था केंद्रित और अविचलित। तुम चाहे जितनी भी उसकी निंदा करने की कोशिश करो, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी।
मुझसे यह मत कहना कि तुम अपनी माँ को एक अच्छी इंसान से कम कुछ नहीं समझती हो, है ना? नेहा ने उपहास से भरा स्वर में उपहास किया। वह हमेशा इतनी शुद्ध और निस्वार्थ होने का नाटक करती थी जैसे उसकी कोई इच्छा ही न हो। उसने अपनी ही बेटी को भी बेवकूफ़ बनाया, है ना? वह चालाक और लालची थी। मैंने उसे अन्य सभ्य परिवारों के पुरुषों से मिलवाया, लेकिन उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आया, केवल जयंत ही पसंद आया। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो कह सकती हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस पर विश्वास करूं, तो जयंत को यहाँ बुलाओ ताकि वह मुझसे सामना करे। नेहा ने ताना मारा, उसे आने की जरूरत नहीं है। प्रीति की आवाज़ उदासीन थी। या क्या वह आने की हिम्मत नहीं करता? वह क्यों हिम्मत नहीं करेगा? क्या यह इसलिए है कि तुम्हारे लिए आना उसके लायक नहीं है? मैं क्यों लायक नहीं हूँ? प्रीति के लहजे में भी मजाक था। ऐसा लगता है कि श्रीमती गुप्ता को अभी तक पता नहीं है ना? आपके प्यारे पति ने मुझसे अकेले में मिलने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफे भी भेजे। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। तुमने क्या कहा? प्रीति खड़ी हुई, एक अलमारी खोली और कई बक्से निकाले। गुप्ता परिवार ने एक नया शॉपिंग सेंटर खोला और मैंने उस दिन बस उसे देखा था। अप्रत्याशित रूप से आपके प्यारे पति ने मेरी सच में परवाह की। उन्होंने मेरे देखे हुए सभी गहने खरीदे और खास तौर पर मुझे एक दफ्तर में बुलाकर ये तोहफे दिए। मैंने मौके पर ही उनके तोहफों को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी से उन्हें मेरे काम करने वाले अस्पताल में भिजवा दिया। आप क्यों सोचते हैं कि वह मेरे प्रति इतने दयालु हैं? क्या वह अभी भी मेरी माँ के लिए भावनाएं रखते हैं? क्या ये साबित कर सकता है कि यह मेरी माँ नहीं थी जो उन्हें फंसा रही थी, बल्कि वह मेरी माँ को मजबूर कर रहे थे, इसलिए वह इतने सालों बाद भी मुझसे इसकी भरपाई करना चाहते हैं? नेहा गुस्से से कांप रही थी। उसने एक के बाद एक बक्से गुस्से में खोले और जो अंदर देखा उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। इन सभी सालों में जयंत ने शादी के बाद उसे कभी कोई तोहफा नहीं दिया था, सिवाय उसके पागलपन भरी कौटशप के दौरान दिए गए शानदार तोहफों के। और फिर भी उसने सच में प्रीति को तोहफे दिए। नेहा अब अपनी महिला जैसा व्यवहार बनाए नहीं रख सकी और पागलों की तरह शाप देने लगी। डॉक्टर शिवानी एक रंडी है और निश्चित रूप से उसकी बेटी भी एक रंडी है। एक पल वह मेरे बेटे के साथ छेड़छाड़ कर रही है, अगले पल वह मेरे पति को फंसा रही है। क्या दुनिया में तुम्हारे जैसी बेशर्म और गंदी कोई और है? बेकार की कुतिया, आज से गुप्ता परिवार से दूर रहना। तुम्हें वहां फिर कभी कदम रखने की अनुमति नहीं है। प्रीति शांत थी। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, क्या श्रीमती गुप्ता ने बस यूं ही अपना धैर्य खो दिया? आपके पति ने मुझे जो चीजें दी हैं वे ज्यादा महंगी नहीं है ना? क्या आपने अभी खुद नहीं कहा था वे बस छोटे मोटे कबाड़ हैं? वे आपके बेटे ने मुझे जो दिया था उससे बस थोड़े महंगे हैं। अगर आप इतनी परेशान हैं तो क्या गुप्ता परिवार दिवालिया होने वाला है? अपना मुंह बंद करो। अगर तुम फिर से गिरी हुई हरकत करोगी तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। श्रीमती गुप्ता इसलिए जल रही हैं क्योंकि वह बदसूरत हैं और मैं सुंदर हूं, है ना? मेरा मुंह फाड़ दोगी? कितनी क्रूर हो तुम। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पति और बेटे आपको पसंद नहीं करते। उन्हें आपका असली चेहरा दिख गया होगा और वे आपको घिनौना पाते होंगे। प्रीति ने यह कहा, फिर अचानक हंस पड़ी और आखिरी बार किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे किसे पति के रूप में चुनना चाहिए? मैं जिसे भी चुनूं, मैं श्रीमती गुप्ता बन सकती हूं, है ना? और फिर गुप्ता परिवार मेरा हो जाएगा। तब तुम क्या करोगी? रंडी, छोटी रंडी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेहा चिल्लाई। खून उसके सिर चढ़ गया और उसके सामने प्रीति उसे 20 साल पहले उसके पति का दिल चुराने वाली डॉक्टर शिवानी में बदल गई। वह डॉक्टर शिवानी जिसने लगभग उसकी शादी तोड़ दी थी और लगभग उसका गर्भपात करवा दिया था। खुद को रोक न सकी, उसने प्रीति पर झपट्टा मारा, अपनी उंगलियां फैलाईं और अपने नुकीले नाखूनों से प्रीति के चेहरे को नोच लिया। प्रीति ने संघर्ष किया और बचने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का एक किनारा अभी भी नेहा के नाखूनों से गहरा खरोंच गया, जिससे 5 गहरे खून के निशान बन गए। वह दर्द से जोर से चिल्लाई। तभी उसके दफ्तर का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। गुल लगभग दौड़ते हुए अंदर आया, नेहा को दूर खींचा। उसने तुरंत प्रीति का बुरी तरह से जख्मी चेहरा देखा और उसकी आंखें गुस्से से भड़क उठी। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? नेहा तिलमिला उठी थी और उसका बेटा प्रीति का बचाव कर रहा था, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने गुल को झटक दिया। मुझे मत रोको, मैं आज इस छोटी रंडी का चेहरा बर्बाद कर दूंगी। मैं उसकी सुंदरता बर्बाद कर दूंगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपनी बाकी जिंदगी में कभी किसी आदमी को न फंसा पाए। उसने ये कहा और एक बार फिर प्रीति पर झपटी, उंगलियां फैलाकर प्रीति के चेहरे को निशाना बनाया। प्रीति हताश होकर झुकी, रोते हुए चिल्लाई, श्रीमती गुप्ता, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आपने मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही किया था? तुम्हारी रंडी माँ, मुझे अफसोस है कि मैंने उस पर तेजाब नहीं डाला। अगर वह तब भागी न होती तो मैं उसका चेहरा बर्बाद कर देती। गुल ने नेहा को कसकर पकड़ रखा था, उसके नाखूनों को प्रीति के चेहरे को छूने से रोक रहा था। उसने गुस्से में दहाड़ा, बस पागलपन बंद करो। अतीत का प्रीति से क्या लेना देना है? तुम उसे क्यों चोट पहुंचा रही हो? वह निर्दोष है। नेहा ने अपने ही बेटे को अविश्वास से देखा। तुमने क्या कहा? वह निर्दोष है। मुझे शक है कि तुम्हें शराब ने बेहोश कर दिया है जो तुम सोच रहे हो कि वह निर्दोष है। इस नीच लड़की ने अभी अभी कहा कि वह तुम और तुम्हारे पिता में से किसी एक को शादी के लिए चुनना चाहती है। वह गुप्ता परिवार की पहली बहू के रूप में मेरी जगह लेना चाहती है। वह कितनी नीच और बेशर्म है। प्रीति दीवार के एक कोने में सिमट गई, रोते हुए, मैंने नहीं कहा। मैं ऐसा कुछ कैसे कह सकती हूँ? श्रीमती गुप्ता मुझ पर ऐसे झूठे आरोप कैसे लगा सकती हैं? आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। गुल ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसके मूल रूप से सुंदर और बेदाग चेहरे पर खून के 5 चौंकाने वाले दाग देखकर वह इतनी दयनीय और नाजुक लग रही थी, उसे असहनीय दिल का दर्द महसूस हुआ। वह विस्मयकारी और बेदाग चेहरा अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।
उसकी माँ जरूर बेरहम रही होगी। खरोंचें गहरी थीं और प्रीति के चेहरे का दायां हिस्सा पहले ही खून के दागों से ढका हुआ था, जैसे उसके कपड़े थे। नाखून इतनी गहराई तक धंस गए थे, उसे नहीं पता था कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। एक लड़की के लिए उसका चेहरा हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका चेहरा इस तरह जख्मी होने के बाद शायद ही कभी अपनी मूल बेदाग स्थिति में लौट पाएगा। उसके गले में अचानक सूखापन महसूस हुआ। माँ, शांत हो जाओ, तुमने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया है। उस पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। मैं उसे समझता हूँ, उसने ऐसी बातें नहीं कही होंगी। वह एक बहुत ही शुद्ध और दयालु लड़की है। नेहा अचानक नजर से ओझल हो गई और लगभग गिर पड़ी। वह लगभग गुस्से से घुट गई। गुल, तुम अपनी माँ की बातों पर भी विश्वास नहीं करते, बल्कि एक अजनबी पर विश्वास करते हो। वह झूठ बोल रही है। उसकी दिखने वाली शुद्धता और दयालुता सब नकली है। वह अपनी नीच माँ जैसी है, गहरी साजिश रचने वाली और गंदे हाथों वाली। उसके बहकावे में मत आओ। मैं जो कह रही हूँ वह सच है। वह तुम्हारे पिता से शादी करना चाहती है। वह मेरे ऊपर कदम रखना चाहती है। मैं उसके बहकावे में नहीं आया हूँ। ये तुम हो जिसकी आंखें नफरत से अंधी हो गई हैं और तुम बहुत पक्षपाती हो गई हो। वह मेरे पिता से शादी क्यों करना चाहेगी? बेबुनियाद और निराधार आरोप मत लगाओ। यह न केवल प्रीति की प्रतिष्ठा खराब करता है, बल्कि मेरे पिता की भी। भविष्य में ऐसी बातें फिर कभी मत कहना। गुल बेहद चिढ़ गया था। प्रीति जयंत की जैविक बेटी थी। बाहरी लोगों को सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन वह किसी से बेहतर जानता था। प्रीति के मन में जयंत के लिए ऐसे विचार नहीं थे, और जयंत के लिए तो यह और भी कम संभव था। नेहा का ये सब यहाँ कहना विशुद्ध रूप से विचारहीन बकवास था, पूरी तरह से अपमानजनक। इतने सालों तक आराम से रहने के बाद वह और ज्यादा बेअदब हो गई है। उसने अभी अभी कहा कि वह तुम्हारे पिता से शादी करना चाहती है। उसने ये भी शेखी बघारी कि तुम्हारे पिता उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। वह तुम्हारी सौतेली माँ बनना चाहती है। देखो, खुद देखो, उसने तुम्हारे पिता द्वारा उसे तोहफे में दी गई सारी चीजें मुझे दिखाई, मुझे उकसाने के लिए। श्रीमती गुप्ता, लोगों पर कीचड़ मत उछालो। प्रीति दीवार के कोने में बैठी थी, उसके आंसू खून के साथ टपक रहे थे। मैंने बस यह महसूस किया कि मैं अध्यक्ष गुप्ता से इतने कीमती तोहफे पाने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें आपको लौटाना चाहती थी। मैंने कब शेखी बघारने का इरादा किया? तुम बस चाहती हो कि मैं गुप्ता परिवार का दौरा करना बंद कर दूं और युवा मास्टर गुल से मिलना बंद कर दूं, है ना? मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं भविष्य में युवा मास्टर गुल से भी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी सभी मांगों से सहमत हूँ, लेकिन तुम मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकती, मेरी प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकती। अध्यक्ष गुप्ता मेरे पिता जितनी उम्र के हैं, मैं उनके प्रति कोई अनुचित विचार कैसे रख सकती हूँ? आपके शब्द सच में दिल दहलाने वाले हैं। मेरा चेहरा पहले ही आपने बर्बाद कर दिया है, क्या आप मेरी प्रतिष्ठा भी बर्बाद करेंगी? आप मेरे साथ इतनी क्रूर क्यों हो रही हैं? मैंने क्या गलत किया है? युवा मास्टर गुल, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे बताएं, मैंने क्या गलत किया है? चीजें इस तरह क्यों हो गईं? शुरुआत में गुप्ता परिवार का दौरा करने का मेरा इरादा केवल श्री गुप्ता के पैर की बीमारी का इलाज करने में मदद करना था। मेरा सच में गुप्ता परिवार में शादी करने का कोई इरादा नहीं था। नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि प्रीति इतनी जल्दी उसके खिलाफ हो जाएगी। उसने अभी अभी कहे गए शब्दों से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक पल में प्रीति एक शांत दिमाग मजबूत इंसान से एक निर्दोष और दयनीय कमजोर इंसान बन गई। उसका अभिनय बस अतुलनीय है। नेहा को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने की लड़की, जो डॉक्टर शिवानी से मिलती जुलती है, उसका चरित्र डॉक्टर शिवानी से पूरी तरह अलग है। उस समय डॉक्टर शिवानी कमजोर, निर्दोष और बिना किसी चालाकी के थी। वह उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित और हेरफेर कर सकती थी। फिर भी उसकी बेटी एक साजिश रचने वाली, मजबूत इच्छाशक्ति वाली और बेरहम हस्ती निकली। उसने प्रीति के रोते हुए चेहरे को घूर कर देखा, अशुभ रूप से पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने जानबूझकर किया? क्या तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया, जानबूझकर मुझे खरोंच दिलवाए? ये सब तुम्हारी छोटी कुतिया की चालें थीं। तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किया। प्रीति अंदर ही अंदर हंसी। ऐसा लगता है कि गुप्ता परिवार की यह पहली बहू महज एक दिखावा नहीं है, उसके पास दिमाग भी है। दुर्भाग्य से उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। प्रीति ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस नेहा को सदमे और पीड़ित आंखों से देखा। उसके आंसू और तेजी से गिरे, खुद को एक बड़े अन्याय की शिकार के रूप में चित्रित किया। बस तुम उसे कब तक फंसाती रहोगी? गुल अब और नहीं देख सका। वह अपने जीवन में पहली बार गुस्से में फट पड़ा। अपनी मां पर सबसे बड़ी निराशा। कौन सी लड़की स्वेच्छा से तुम्हें अपना चेहरा इस हद तक खरोंचने देगी? तुम्हें पता है कि तुमने उसे बदसूरत कर दिया है ना? जब मैं अंदर आया तो मैंने साफ देखा, तुम ही थी जिसने उस पर झपट्टा मारा और उसका चेहरा खरोंच दिया। उसके पास बचने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ कौन किसे चोट पहुंचा रहा है? उसे बदसूरत होना ही चाहिए। उसने जरूर जानबूझकर ऐसा किया होगा। उसने जानबूझकर मुझे खरोंचने दिया, बस तुम्हारे सामने निर्दोष और दयनीय बनने के लिए। गुल ने उसे बस बेतुका पाया। कौन निर्दोष और दयनीय बनने के लिए अपना चेहरा बर्बाद करेगा? क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? ऐसे अतार्किक आरोप भी लगा रही हो। बदसूरत होना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें जल्दी से उससे माफी मांगनी चाहिए और मुआवजे पर चर्चा करनी चाहिए। नेहा की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुमने क्या कहा? इस छोटी कुतिया से माफी मांगूं? क्या वह लायक है? मैं देखना चाहती हूँ कि वह उस विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरे के बिना तुम्हें और तुम्हारे पिता को कैसे फंसाती है। उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया। गुल ने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और प्रीति से कहा, मुझे माफ करना, आज की घटना सब मेरी माँ की गलती है। उसने अपनी भावनाओं के कारण नियंत्रण खो दिया। उसका इरादा जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। तुम मुझसे चर्चा कर सकती हो कि तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए। इससे पहले कि प्रीति कुछ बोल पाती, नेहा ने अचानक गुल के कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखों में घूर कर देखा, अगर तुम अभी भी मुझे अपनी मां मानते हो तो तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए।
और न ही उसे मुआवजा देने के लिए सहमत होना चाहिए। वह अच्छी इंसान नहीं है। तुम शायद इसे न देख पाओ क्योंकि तुम जवान हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। वह बस एक बेशर्म और नीच चीज है। गुल का गुस्सा जो अभी अभी उसने दबाया था फिर से भड़क उठा। उसने जोर से चिल्लाया, मेरे दादाजी ने भी प्रमाणित किया है। दादाजी ने भी कहा है कि प्रीति शांत स्वभाव की, चरित्र में ईमानदार, एक जमीन से जुड़ी और सकारात्मक लड़की है। हर कोई सोचता है कि वह अच्छी है, केवल तुम ही कुछ और कहती हो। कैसी अच्छी लड़की? वह बस एक पूरी तरह से कुतिया है। तुम्हारे दादाजी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। उन्हें भी प्रीति ने बेवकूफ बना दिया है। असंभव। दादाजी को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे गुल अपनी ही माँ को नहीं पहचान रहा हो। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। माँ, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि दादाजी का दिमाग बुढ़ापे की वजह से काम नहीं कर रहा है? हालांकि दादाजी मुझे हर दिन डांटते हैं और मुझे नापसंद करते हैं, मैं जानता हूं कि वह हमारे परिवार में सबसे बुद्धिमान है। भविष्य में ऐसी बातें मत कहना, दूसरे सोचेंगे कि तुम अवमानना कर रही हो और दादाजी भी नाराज होंगे। हालांकि श्री गुप्ता बूढ़े थे, फिर भी गुप्ता परिवार में उनका पूर्ण अधिकार था। उनका गुस्सा तेज था, लेकिन वह हमेशा महत्वपूर्ण मामलों पर बुद्धिमान और निर्णायक रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने शायद ही कभी अपने फैसलों में गलती की हो, इसलिए गुप्ता परिवार के दर्जन भर सदस्य उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।